हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 की यूनिट 1 के बारे में। यानी कि आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपनी एचएपी 1 की यूनिट 1 को, और ये हमारी वन शॉट वीडियो होने वाली है। मतलब इस एक ही वीडियो में आपकी ये पूरी यूनिट कंप्लीट कर दी जाएगी। अब देखो, वीडियो होने वाली है थोड़ी सी लेंदी, तो आपको जो चैप्टर्स होंगे या जो नाम होंगे ना टॉपिक के, उसके बाद आपको यहाँ चैप्टर्स मिल जाएंगे। आप चाहो तो 2-3 बार में इस वीडियो को देख सकते हो। तो आपको पता है कि जो हमारा सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, वो ऑलरेडी कंप्लीटली कवर है। जो इस बार हम करा रहे हैं, जो नई वाले आपको पीडीएफ आई है, ये आपको क्रैश कोर्स के अंदर हम करा रहे हैं। और क्रैश कोर्स क्या होगा इसके बारे में हम आगे थोड़ा बात करेंगे। बस इतना समझ लो कि ये जो नई वाली हमारी पीडीएफ बनने वाली है, नए नोट्स हैं, ये आपको हमारे ऐप केयरवेल फार्मा के अंदर देखने को मिलेगा। अब थोड़ा हम बात करें इसके सिलेबस के बारे में, तो इसमें बेसिकली 3 चैप्टर हमारे आते हैं। पहला आता है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, दूसरा आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड तीसरा हमारा आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम कराने क्या वाले हैं, तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। अब देखो ऐसा क्यों है, देखो बच्चों के ना डाउट आते थे कि सर ये तो हम समझ गए, सिलेबस सारा कुछ हम समझ गए, लेकिन जब क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम में आता है तो हम उसके अंदर कैसे क्या लिखें, कितना कंटेंट कवर करना है, कितना क्या लिखना है, कितने पेज भरने हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके रहते थे। तो इसीलिए जो हमारा नया क्रैश कोर्स है, इसके अंदर हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज आपको करा रहे हैं सारा कुछ, और इसकी पीडीएफ आपको ऐप पर मिल ही जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो बेसिकली जो हमारी यूनिट 1 है, वो हमारी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, और इसके अंदर से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनने के आते हैं। यानी कि आप ये मानो ना कि ये आज की वीडियो अगर आप कंप्लीटली देख लेते हो, तो ये वीडियो लगभग आपको 20 नंबर या 25 नंबर तक दिला सकती है, क्योंकि ये यूनिट 1 है और इसमें से क्वेश्चन हमारे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमारे इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमारा आता है डिफाइन सेल और ड्रॉ बेल लेवल डायग्राम ऑफ सेल। यानी कि सेल के बारे में बताना है, उसका डायग्राम आपको बनाना है, और सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, के पार्ट, उनको आपको मतलब पूरा लिखना पड़ेगा, और सबके फंक्शंस आपको बताने पड़ेंगे। इसी से हमारा होता है एनाटॉमी, यानी कि जो हमारा इसका स्ट्रक्चर है, एंड फंक्शन, फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन होता है। देन सेकंड हमारा इसमें आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कई बार क्या है, देखो सेल का ही एक पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसको भी अलग से हमारा आ जाता है 5 नंबर 7 नंबर या 10 नंबर में अगर आता है, तो इसके बाद ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, की कैसे क्या ट्रांसपोर्ट होता है वो भी। फिर हमारा सेल डिवीजन वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके अंदर माइटोसिस मियोसिस दोनों आते हैं, और मोस्टली हमारा मेटोसिस देखने को हमें मिल जाता है। फिर हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। अब टिश्यू के अंदर एपिथेलियन, नर्वस, कनेक्टिव बहुत सारे होते हैं, तो कनेक्टिव वाला हमारा कई बार पूछा गया है, इसको आप अच्छे से देख लेना। बाकी एपिथेलियन और नर्वस को भी आपको छोड़ के नहीं आना है, लॉन्ग वीडियो हमारी ऑलरेडी कवर है, आप चेकआउट कर सकते हो। देन हमारा फिफ्थ यहाँ पे आता है डिफाइन होमियोस्टेटिस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इसमें फार्मास्यूटिक्स में और बाकी जगह भी हमारा देखने को क्वेश्चन मिल जाता है। तो इसमें पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव, दो तरह के फीडबैक सिस्टम है, दोनों के बारे में, और बाद में कुछ शॉर्ट नोट जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस, इनके बारे में आ जाता है। और इतने सारे क्वेश्चन के बाद भी इसमें हमारे बहुत सारा कुछ इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि यूनिट 1 ये मान के चलो कि पूरी ही आपके लिए आती है। अब इसके जो 2 मार्क्स वाली वीडियो होगी, वो भी आपको जरूर ही देखनी है, वो आपको एग्जाम टाइप तक देखने को मिल जाएगी। अब सिंपली अगर हम यहाँ बात करें क्वेश्चंस को, हम यहाँ डायरेक्टली समझे उससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि आपकी यूनिट 1 है ये। तो हमारे पूरे सब्जेक्ट का नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब देखो इसका अगर मतलब समझो ना, ये 3 वर्ड से मिलकर बनाए, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी। इसके मतलब से समझते हैं। एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, यानी कि किसी के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शंस, यानी कि वो काम कैसे करता है, उसके क्या क्या फंक्शन देखने को मिलते हैं। और ह्यूमन का मतलब है कि हम भाई ह्यूमन, यानी कि हमारे बारे में बात हो रही है। तो सिंपल अगर पूरे एचएपी जो हमारे ह्यूमन, इसके बारे में बात करें, तो क्या है कि जैसे हमारी ये ह्यूमन बॉडी है, तो इस ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे है, यानी कि ये बना हुआ कैसे है, देन ये फंक्शन कैसे करता है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हम क्या करें, अपने लंग्स, मान लो हमने एक लीवर बना दिया, तो मान लो कि हमारा लीवर बन गया, तो पहले यहाँ क्वेश्चन आता है कि इसके स्ट्रक्चर, यानी कि लीवर हमारा बना कैसे होता है, तो ये इसका शेप होता है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं, ये पूरे इसकी एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं, यानी कि इसका स्ट्रक्चर। देन ये लीवर काम क्या करता है, यानी कि हमारी बॉडी में रह के क्या क्या फंक्शंस होगा, ये आ जाते हैं उसकी फिजियोलॉजी के बारे में। तो इसी तरह हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, जब उनके बारे में हम स्टडी करते हैं इस पूरी एचएपी के अंदर। तो चलिए अब आपको क्या करना है कि आपको मैंने समझा दिया शॉर्ट में। अब इसकी जो डेफिनेशन होगी एचएपी की, वो आपको कमेंट करके लिखनी है कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिफाइंड एज, जो भी आप किया आप यहाँ कमेंट करके लिखो, ठीक है। और इसके बाद हमारी ह्यूमन बॉडी आपको यहाँ पता चल गई होगी। अब हमारी ह्यूमन बॉडी में 11 सिस्टम होते हैं। कौन कौन से वो सिस्टम होते हैं, अगर कोई बंदे को इतनी नॉलेज है तो भाई कमेंट करके बताओ उन 11 सिस्टमों के नाम।
बाकी एक ही बात कहनी है कि ये जो भी हमारे क्वेश्चन वाइज है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज, तो जो भी आपको सिलेबस वाइज इन डिटेल डेप्थ में देखना होगा तो सिलेबस कंप्लीट है यूट्यूब पर या ऐप पर, आप कहीं भी जो है इसको चेकआउट कर सकते हो। अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन सेल, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ सेल विद इट्स ऑर्गेनल्स एंड राइट इट फंक्शन। यानी कि ये हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली टाइम एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। अब सेल हमारा क्या होता है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो देखो, आपको बताया कि जो हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी है ना, इसमें क्या होता है कि जो जैसे हमारा सबसे छोटी इकाई होती है सेल, यानी कि सबसे बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होता है हमारा सेल। अब सेल से मिल मिलकर हमारे बने होते हैं टिश्यू, और जब ये टिश्यू हमारे ढेर सारे मिल जाते हैं तब जाके ये हमारे किसी ऑर्गन को बनाते हैं। और जब हमारे 2-3 ऑर्गन साथ में मिलकर काम करते हैं देन हमारा ऑर्गन से बनता है एक सिस्टम, और इसी तरह हमारी बॉडी के जब 11वां सिस्टम आपस में मिल जाते हैं देन जाके हमारी एक पूरी की पूरी बॉडी तैयार होती है। मतलब अगर सिंपल देखा जाए ना तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी है। अब इसको कुछ इस तरह समझो, जैसे हमारा जो भी घर वगैरह बनता है ना, तो भाई सबसे छोटा हमारा क्या होता है कि ईंट होती है, और ये ईंट हमारी जब ढेर ढेर मिल जाती है, मिल मिल के ये हमारी एक दीवार को खड़ी करती हैं, फिर ये दीवारें आपस में मिल मिल के कमरा बनाते हैं, फिर ऐसे कमरे मिल मिल के पूरे के पूरे घर को तैयार करते हैं। सेम फंडा यहाँ है कि सेल से बना टिश्यू, टिश्यू ने मिल मिल के ऑर्गन, फिर सिस्टम, फिर हमारी एक पूरी पूरी ह्यूमन बॉडी तैयार होती है। तो अगर सेल के बारे में सिंपली बात करें तो क्या है, सेल इज अ बेसिक, जो सबसे इनिशियल यानी कि एक बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर है। लिविंग है क्योंकि भाई लिविंग होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी पूरी बॉडी की, यानी कि जो हमारी पूरी पूरी बॉडी है उसकी स्ट्रक्चरल क्योंकि इन्हीं सेल से मिलकर पूरी बॉडी बनी है, और फंक्शनल क्यों है क्योंकि यही जो हमारे सेल्स है ना, यही अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तब जाके वो फंक्शन हमारा पूरा बॉडी के द्वारा परफॉर्म दिखाया जाता है। यानी कि यही है हमारे एक्चुअल में सेल जो क्या करेंगे, पूरी बॉडी में काम कर रहे हैं, फंक्शन जो कर रहे हैं, और इन्हीं के द्वारा मिलकर बना है, तो ये हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो जाती है हमारी पूरी बॉडी की। अब एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो पूरा हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है ना भाई साहब, इस पूरे में डायग्राम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने पॉसिबल हो सकें, मतलब ये समझो कि अगर पूछा है कि भाई उस क्वेश्चन में आपके लिए डायग्राम पूछा है, जैसे यहाँ बोला था कि ड्रॉ बेल लेवल डायग्राम, तब तो आपको बनाना ही बनाना है। लेकिन अगर पूछा भी नहीं है तब भी ट्राई करो कि आप डायग्राम उसका बना के आ पाओ, क्योंकि अगर आप डायग्राम बना दोगे, ये मानो कि 2-3 नंबर तो हमारे डायग्राम के ही होते हैं, तो एक तो आपको थोड़ा कम भी लिखना पड़ेगा, दूसरा क्या होगा कि आप वो डायग्राम बनाते हो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और एचईपी में जरूरी है, ये मानो कि इसको तो करना ही करना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा सेल है, और सेल का डायग्राम आप यहाँ देख सकते हो अच्छे से। अब देखो, अगर आपको कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर याद रखना है, या तो आप उसको अंदर से बाहर की तरफ जहाँ से इस तरह याद करो, या बाहर से अंदर की तरफ याद कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरा का जो पूरा हमारा सेल होता है ह्यूमन बॉडी का, उसके सबसे बाहर की हमारी लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको जो हम सेल मेम्ब्रेन नाम से भी जानते हैं। सेल क्यों, क्योंकि ये पूरे सेल की मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन एक तरह से मान लो कि कोई मतलब इस तरह की कवरिंग करके रखती है, यानी कि इस पूरे को बाउंड्री है जो इस पूरे सेल को इस तरह बांध के रखती है। अब जो सेल के अंदर भाई हमारे ये बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, इसको इस तरह पूरा कवर करके रखती है, और इसी की वजह से वो पूरा सेल हमारा बन के तैयार होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हमारी सबसे आउटर मोस्ट की एक कवरिंग है जो पूरे पूरे सेल को इस तरह से बांध के रखती है। पहला ये हो गया। देन इसके सबसे अंदर आ जाए तो यहाँ पे हमारा होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो हमारा पूरा होता है ना, ये मेन मतलब जेनेटिक वाला पूरा मटेरियल होता है, जिसके अंदर सारा का सारा कोडिंग वगैरह होती है, यानी कि पेरेंट्स से आपको जो भी गुण मिल रहा है वो सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए के थ्रू मिलते हैं। अब इसके अंदर हमारे एक न्यूक्लियस पाया जाता है, इसको मान लो जैसे सेल का ये न्यूक्लियस है ना, उसी तरह न्यूक्लियस का भी हमारा ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस, तो वो हमारा यहाँ होता है। तो ये हो गए। अब इसके बाद बाहर के हम ऑर्गन देखा जाए तो पहले ये समझो हमारी ये पूरी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ का जो पूरा का पूरा हमारा ये एरिया होता है ना, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, अब देखो ये वाला न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस से लेके इस मेम्ब्रेन के बीच का जो भी हमारा पूरा पूरा पार्ट है ना, इसको हम यहाँ पे साइटोप्लाज्मा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? साइटोप्लाज्मा। अब जो साइटोप्लाज्मा है ना, इसमें बेसिकली दो हमारे सिस्टम मान सकते हो। पहला क्या है कि यहाँ पे पूरे में एक फ्लूइड भरा होता है, जो आपको दिख रहा होगा। तो ये जो हमारा फ्लूइड होता है इसको हम यहाँ पे साइटोसोल बोल लेते हैं। अब ये जो फ्लूइड है, इनके साथ में आपको ये जो दिख रहे होंगे ना, ये हमारे होते हैं ऑर्गेनल्स। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गए, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, तो ये सारे के सारे हमारे ऑर्गेनल्स हैं। तो ऑर्गेनल्स हमारे इन्हीं मतलब साइटोसोल के अंदर होते हैं। तो ये पूरा एरिया यानी कि इस न्यूक्लियस से लेके इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक का जो पूरा का पूरा हमारा एरिया, इसको हम साइटोप्लाज्मा बोल देते हैं। और इस साइटोप्लाज्मा में जो हमारा लिक्विड वाला पार्ट है, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा पूरा ये खाली जगह पे जो पूरा लिक्विड वाला पार्ट है, उसको हम साइटोसोल बोल देते हैं। और जो बचे हुए हमारे ये इसको हम ऑर्गेनल्स बोल देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऑर्गेनल्स या कौन कौन से पार्ट्स हमारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ न्यूक्लियस आपने देख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये हमारे दो टाइप के होते हैं,
एक होते हैं स्मूथ, यानी कि ये प्लेन आपको दिख रहे होंगे इस तरह के, और एक हमारे होते हैं जिन पे राइबोसोम अटैच होते हैं। तो जब राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो इसको हम बोल देते हैं स्मूथ, सॉरी रफ बोल देते हैं। तो ये होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होते हैं स्मूथ वाले। फिर हमारे यहाँ पर राइबोसोम होते हैं, तो राइबोसोम स्पेयर टाइप के इस तरह का देखने को मिल जाते हैं। फिर हमारे ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो आपको यहाँ दिख रहे होंगे। फिर हमारे पैरोक्सिसोम हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हमारे लाइसोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। इधर हमारे सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारा होता है गोल्गी अपैरेटस। तो इस तरह आप एक हमने बहुत ही सिंपल डायग्राम बनाया, और इसको आप यहाँ इजीली देख सकते हो। पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पूरे बीच का हमारा साइटोप्लाज्मा, फिर इसमें लिक्विड वाला साइटोसोल, और बीच के हमारे ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स में आप बना सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ वाला, रफ वाला, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गए। तो ये सब हमारे हो जाते हैं इसके ऑर्गेनल्स। तो आपको ये 2-3 बार बना बना के प्रैक्टिस कर लेना कि आपको सेल का स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना आ जाए, क्योंकि ये एग्जाम में आपको लिख के आना ही पड़ता है। तो अब हम यहाँ और बात करें तो हमारी पूरी बॉडी में लगभग 200 डिफरेंट टाइप के सेल पाए जाते हैं, और ये मान लो कि एक ह्यूमन बॉडी में लगभग 100 ट्रिलियन सेल होते हैं, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा हो गए। और जो सेल का साइज है वो हमारा बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अब जो जो आपने पढ़ा था सिंपल आपको वही लिखना पड़ेगा। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स हो गए, तो इसमें बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स हो जाएंगे। पहला हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको बताया ये बाहर का। एक हमारा हो गया न्यूक्लियस, जो मैंने बताया अंदर का, और बीच का हमारा पूरा हो जाता है साइटोप्लाज्मा, जो मैंने बता दिया। तो इस तरह 3 पार्ट्स में हमारा पूरा सेल का डिवाइड है। अब जो साइटोप्लाज्मा में 2 पार्ट्स में आ गया। जो लिक्विड वाला पार्ट है वो हमारा साइटोसोल हो गया, और जितने इसमें बीच में ऑर्गेनल्स थे उनको हम ऑर्गेनल्स बोल देते हैं। अब जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं उनके अंदर क्या क्या आता है, तो वही मैंने बताया था, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी हमारे 2 हो जाते हैं। देन सेंट्रोसोम और पैरोक्सिसोम, ये हमारे हो गए इसके पार्ट्स। अब सभी को आप थोड़े थोड़े रिफाइन कर दोगे, आपका ये पूरा क्वेश्चन 10 नंबर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो इसको हम एक तो सेल मेम्ब्रेन नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा ये हमारे सेल की सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, जो पूरे सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को कवर करके रखती है और एक तरह से सेपरेट कर देती है। जैसे मान लो ये सेल है हमारा, ये पूरा बाहर का एनवायरनमेंट है, सेल के अंदर का ये इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, वही क्या कर रही है कि इस इंटरनल एनवायरनमेंट को और इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट करके रख रही है। यानी कि बाहर से हमारे ये क्या करेगा, इसको मतलब कुछ भी आएगा तो पहले इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ से सेफ्टी है कि हमारे जो अंदर जो भी ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस है, डीएनए, आरएनए है, सारा कुछ हमारा प्रिवेंट रहता है। किसकी वजह से, हमारे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। तो ये हमारा क्या होगा, पूरे एक्सटर्नल और इंटरनल मेम्ब्रेन को सेपरेट करके रखता है। इसके अलावा क्या होता है कि इसका काम यही है कि ये परमिएबल होता है कुछ सब्सटेंस के लिए, जिससे जो सब्सटेंस है वो हमारे अंदर आ पाए। नहीं समझे? अब जैसे मान लो सेल है, अब भाई सेल को क्या करना होगा कि सेल, आपको पता है कि सेल के अंदर ही हमारे जितने वो फंक्शन होते हैं। अब सेल हमारा एटीपी भी बनाता है, एनर्जी बनाता है। अब अगर एग्जांपल के लिए यही मान लेते हैं, मान लो ये हमारा सेल है और इसको एटीपी बनानी है, यानी कि बॉडी के लिए एनर्जी बनानी है। अब ये कैसे बनाएगा, तो उसके लिए क्या चाहिए कि इसको ग्लूकोज चाहिए, और ग्लूकोज क्या चाहिए, ग्लूकोज सेल के अंदर आए, और जब ग्लूकोज सेल के अंदर आएगा देन जो एटीपी है वो हमारी यहाँ बनना शुरू होगी। तो किसी भी सेल को एटीपी या एनर्जी बनाने के लिए इस ग्लूकोज के अंदर आने की ज़रूरत है। तो इस ग्लूकोज को अंदर लाने के लिए, बाहर छोड़ने के लिए कौन सा सब्सटेंस हमारे सेल के अंदर आएगा, कौन सा नहीं आएगा, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है कि उसका मेन काम क्या है, वो परमिएबिलिटी कॉज करता है, कौन सा सब्सटेंस अंदर आएगा बाहर आएगा उसको पूरा डिसाइड करता है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारी एक फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से मिलकर बना होता है। अब फॉस्फोलिपिड हमारे यहाँ पे लिपिड टाइप होते हैं, और ये थोड़े मतलब ऑयली नेचर के होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, इसलिए पानी हमारा इजीली यहाँ पे सॉल्युबल नहीं होता। अब इसको ऐसे समझो, मान लो कि अगर भाई पानी मतलब हमारी बॉडी के साथ, क्योंकि जो हमारी स्किन है ना वो भी इसी की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड वाली लेयर। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए कि हमारी बॉडी वाटर सॉल्युबल होती, तो आप जो पानी में नहाते हो ना भाई, बहुत सारे जो लोग डेली नहा रहे हो, तो आज तक तो आपके जितने सेल्स हैं वो गल जाने चाहिए थे, क्योंकि पानी में सॉल्युबल है, यानी कि डिजॉल्व हो जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा ये है वो ऑयल से यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्युबल होता है, यानी कि सिंपल हमारा पानी वाले नेचर का नहीं होता है। तो इसी तरह हमारी फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर, अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो ये हमारी पूरी की एक लेयर होगी, नीचे हमारी पूरी एक लेयर होगी, और बीच में ये इस तरह से कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह हमारी पूरी फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से पूरा मिलकर बना होता है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ प्रोटीन चैनल्स होते हैं। अब ये प्रोटीन चैनल्स क्या होते हैं, जैसे कुछ भी सब्सटेंस अगर आना होगा तो हमारे सेल के अंदर इसी के थ्रू एंट्री कर जाता है, कुछ हमारे डायरेक्टली भी कर जाते हैं। फिर इसके बाद कुछ हमारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जैसे हमारा हो गया पेरीफेरल प्रोटीन हो गया, फिर हमारे कुछ इंटीग्रल प्रोटीन हमारे हो जाते हैं, फिर यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स हो गए, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए। तो ये कुछ हमारे इसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो एग्जाम में अगर आप ऐसा ना बना पाओ तो रफ के लिए मैंने यहाँ बता रखा है कि आप इस तरह भी बना के आ सकते हो। बस लेवलिंग आपको करनी पड़ेगी कि ये हमारी फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर हो गया, ये हमारा आयन चैनल हो गया, कोई सा प्रोटीन चैनल हो गए, ये हमारा एक इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, यहाँ पे कुछ कुछ आप इस तरह ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन भी बना देना।
अब हम मेनली बात करें कि क्या क्या फंक्शंस हमारे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन देता है। तो पहली बात ये है कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है, एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट, उससे प्रिवेंट करता है हमारे पूरे सेल को। इसके बाद जो मटेरियल हमारे इसके अंदर आना है, सेल के बाहर जाना है, उस सबके फ्लो को कंट्रोल करता है। और लास्ट में जो हमारा सेल होता है उसके शेप को मेंटेन करता है। यानी कि मान लो हमारा तो भाई इसके अंदर तो लिक्विड है, अब लिक्विड इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो जिस शेप का हमारा ये होगा ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी शेप का हमारा सेल हो जाता है। अब इसको इस तरह समझो, जैसे पानी होता है, तो अगर पानी को आप कटोरी में डाल दोगे तो वो कटोरी का शेप का हो गया, अगर उसको ग्लास में डाल दोगे तो वो शेप का हो जाता है। इसी तरह हमारे इसके अंदर तो हमारा फ्लूइड ही भरा है ना मेनली, तो जो फ्लूइड है वो हमारा जिस शेप है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा, उसी शेप का हमारे यहाँ पे सेल हो जाता है। तो ये भी हमारा मेन काम करता है। तो कुछ कुछ आप इतना लिख के आ जाओगे, आपके लिए मोर देन इनफ है। इसके बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मा के बारे में। तो ये टोटल एरिया है जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस के बीच में पूरा कवर करते हैं। अब ये भी फर्दर हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला हमारा होता है साइटोसोल। ये हमारा क्या है कि ये वो फ्लूइड है जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि मतलब आपको बताइए, फिर विस्कस होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होगा, और इसमें लगभग 75 से लेकर 90% तक हमारा पानी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे कुछ पार्ट में प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम यहाँ बात करें तो ये हो गया। उसके बाद लगभग हमारा जो है, अब अगर मान लो 90 है तो सिर्फ 10% ही हमारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो कुछ मात्रा में हमारे ऑर्गन्स यहाँ देखने को मिलते हैं। तो जो ऑर्गन्स हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं? पहले हमारा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर भी आपको थोड़ा याद रखना है, क्योंकि आपको ये बना के आना पड़ेगा। तो ये जो दिख रहा होगा ये हमारा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कॉम्प्लेक्स चैनल सिस्टम होता है। अब देखो इसके अंदर बेसिकली क्या है ना कि कई जगह ये ब्रांच भी होता है, फ्लैटन होता है, और उसमें बेसिकल थोड़े थोड़े पाए जाते हैं। सिंपल समझो कि काम क्या कर रहा है कि जो हमारा पूरा साइटोप्लाज्मा है उसमें एक तरह से स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क की तरह काम कर रहा है। और ये बेसिकली हमारे दो टाइप्स के होते हैं। अब इनके टाइप के बेस पर अगर देखा जाए, पहला हमारा आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो रफ क्यों है? क्योंकि जो हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपको इस तरह का क्लोज दिखेगा, तो इसके ऊपर यहाँ पर राइबोसोम अटैच होते हैं। और ये जो राइबोसोम होते हैं इनका मेनली काम क्या होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो अगर ये इस पूरे के ऊपर भी अटैच हो गए तो क्या करेंगे कि ये हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रही थी इसकी सिंथेसिस में भी हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करते हैं। तो ये बेसिकली इसके दो काम हो गए। इसके बाद जो स्मूथ होते हैं वो हमारे वो होते हैं जिन पर राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। अब इनके कंबाइंड अगर हम फंक्शंस के बारे में बात करें कि दोनों क्या काम करेंगे, तो पहला वही जो मैंने बताया था कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा, जो पूरे साइटोप्लाज्मा को बनाने में हेल्प करता है। फिर इसके बाद जो मटेरियल हमारे जेनेटिक या कुछ मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, इधर उधर ट्रांसफर होते हैं, उसमें हमारी हेल्प करते हैं। और जो हमारे स्मूथ वाले होते हैं वो हमारे किस में और हेल्प करेंगे? हमारी फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस में। और जो हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी तो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, तो इसको भी बनाने में हमारे कौन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हेल्प करते हैं। फिर हमारे कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बनाने में भी हमारी हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। तो देखो राइबोसोम आप लोगों ने सुना भी होगा, तो ये बहुत ही स्पेयर होते हैं, यानी कि टिनी स्पेयर होते हैं, छोटे स्पेयर टाइप होते हैं। जैसे हमारी बॉल होती है ना, गेंद जो क्रिकेट खेलने वाली होती है, तो वो पूरी ठोस होती है अंदर से। तो इस तरह के स्पेयर शेप के हमारे होते हैं। अब इनका मेनली काम क्या होता है हमारा कि ये हमारे प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। और जितने भी आप लोगों ने आगे जाके पढ़ने वाले हो या आपने शायद पहले पढ़ा भी होगा, जो भी हमारी प्रोटीन वगैरह बनाई जाती हैं तो उसमें mRNA, RNA, अमीनो एसिड को जोड़ने का, तो ये सारा का सारे काम में हमारी हेल्प कौन करता है? राइबोसोम। यानी कि राइबोसोम एक्चुअल में वो मशीन है जिसके अंदर ये RNA और हमारे tRNA ये सब आएंगे, अमीनो एसिड आएंगे, और वो हमारे क्या करेंगे? प्रोटीन को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। इसीलिए जो हमारे राइबोसोम है इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन नाम से भी जाना जाता है, कि इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि जितना भी हमारा प्रोटीन है वो मोस्टली हमारा राइबोसोम के अंदर बनाया जाता है। जो हमारे राइबोसोम है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है 80S और एक हमारे होते हैं 70S। अब देखो जो 80S है ना वो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और यूकैरियोटिक हमारे वो सेल्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी में पाए जाते हैं। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो हमारे बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं ना, माइक्रोब्स, उनके अंदर 70S वाला पाया जाता है। तो हमें बेसिकली 80S का काम होता है। अब जो 80S होते हैं ये हमारे बेसिकली दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एक होता है स्मॉलर सब यूनिट जिसमें बेसिकली 40S आ गया, फिर एक होता है हमारा लार्जर सब यूनिट जो होता है 60S, और इन दोनों के बीच में हमारे जो प्रोटीन है वो बनता रहता है। तो ये पूरा फंडा, कभी डिटेल्स में हम इसके बारे में बात करेंगे, अभी शॉर्ट में आपको राइबोसोम के बारे में लिखना है। अब इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो वही मेन है, हमारे प्रोटीन को जनरेट करना, दूसरा हमारा ट्रांसलेशन और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इनकोड करना। अब ये राइबोसोम क्या करता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ना उसकी मदद से हमारे क्या करता है? प्रोटीन को बनाता है, और प्रोटीन के अंदर सीक्वेंस वगैरह होता है। तो ये सब साइड डिटेल्स में आपके सामने
तो डिटेल्स में आपको सेकंड सेमेस्टर में जब आप आओगे ना तब आपको ये सब देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम जो है पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। अब इसका मेनली काम क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे एटीपी को जनरेट करता है, यानी कि जो हमारी बॉडी में एनर्जी है जिससे आप चल फिर पा रहे जो भी कर रहे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मतलब जनरेट की जाती है। और इसीलिए मैंने बोला था कि जैसे कोई भी सेल है तो उस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, इस ग्लूकोज को अंदर लेके आएगी और वो ग्लूकोज देन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, देन इस एटीपी को बनाने में हेल्प करता है। तो इसी की मदद से बनता है। अब ये भी हमारे दो इसमें मतलब इनर और आउटर दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। आपको स्ट्रक्चर से सारा कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब इसमें क्या होता है, जो ये पूरी बाहर की होती है इसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो ये अंदर वाला ये पार्ट है इसको हम पूरा इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो बीच का पार्ट है इसको हम इंटर मेम्ब्रेन बोल देते हैं। ठीक है। अब जो इसके जब अंदर आप पहुंच जाओगे तो जो इस तरह के आपको उठे हुए दिख रहे होंगे इसको हम यहाँ पे क्रिस्टाई बोल देते हैं। इस तरह के हमारे ये पूरे होते हैं। अब इसके अंदर जो आपको ये दिख रहे होंगे हमारे पार्ट, इनको हम यहाँ पे F1 पार्टिकल्स बोल देते हैं सिंपल। और इसको जूम करोगे इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ये इसका हेड हो जाता है हमारा, ये मतलब बीच का बॉडी पार्ट हो जाएगा, ये टेल हो जाएगी पार्ट। और यहाँ पे हमारे कुछ राइबोसोम भी पाए जाते हैं और कुछ हमारे डीएनए वगैरह भी इसमें पाया जाता है। और ये पूरा हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का, जो आपको बनाना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। और बाद में हम बात करें फंक्शन के बारे में, तो हमारी एनर्जी जनरेट करता है। इसके बाद हमारी जो सेलुलर सिग्नलिंग है, यानी कि एक सेल दूसरे सेल से जो कांटेक्ट करता है ना, उसमें भी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। ठीक है। अब हम बात करें अगर गोल्गी अपैरेटस के बारे में, या इसको गोल्गी बॉडी भी बोला जाता है, तो इसमें लगभग 4 से 6 हमारे इस तरह के, यानी कि ये फ्लैटन सैक हमारे होते हैं, थोड़े से थैले टाइप है लेकिन एकदम फ्लैट टाइप होते हैं। और इसको हम सिस्टर्न भी बोलते हैं, यानी कि ये हमारा बन जाता है इस तरह कनेक्ट होते हैं एंड में। तो इस तरह के होते हैं और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पाए जाते हैं। तो ये हमारे होते हैं गोल्गी बॉडी। और ये क्या करते हैं, थोड़ा सा इस तरह से एक्सपेंड वगैरह भी होते रहते हैं, यानी कि इस तरह स्लाइड भी करते रहते हैं। थोड़ा आप स्ट्रक्चर देख के समझ सकते हो। अब इनका जो मेन काम क्या होता है कि ये हमारे जो प्रोटीन होते हैं ना उनको स्टोर करके रखते हैं, उनको मॉडिफाई करेंगे, देन उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या करते हैं, मूव भी करते रहते हैं। ठीक है। यानी कि जब भी हमारे सेल को या हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जरूरत पड़ेगी तो ये क्या करते हैं, सीक्रेटरी ग्लैंड के थ्रू हमारे जो प्रोटीन है उसको स्टोर करके रखते हैं, देन उसको रिलीज कर देते हैं जब भी हमारे सेल को जरूरत पड़ती है। इसके अलावा क्या होता है, जो भी हमारा एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है ना उसको भी एक्सक्रीट आउट करने में हमारे गोल्गी बॉडी का हाथ होता है। तो बस आपको क्या है, एक दो फंक्शन सबके बारे में हो जाए क्या होता है, और एक दो फंक्शन आप बता दो, मोर देन इनफ है। फिर हमारी बारी आती है लाइसोसोम के बारे में। तो ये बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करते हैं। अब बोलोगे सर वो तो अलग है हमारी बॉडी का, तो हमारी पूरी बॉडी का डाइजेस्टिव अलग है, लेकिन ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारे सेल के अंदर होता है, यानी कि सेल के अंदर एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करता है। और इसका काम क्या होगा मेनली, कि जो भी हमारे मतलब इसके अंदर एक तो देखो डाइजेस्टिव और हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। और ये क्या करेगा कि जो भी हमारा आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, लिपिड जो कुछ भी हमारे यहाँ पे होगा उनको डाइजेस्ट करने में हमारा कौन, लाइसोसोम हेल्प करता है। अब इसके बाद देखा जाए तो क्या क्या फंक्शन है, तो डाइजेस्ट करता है जो भी हमारे फूड पार्टिकल्स हो गए, जो हमारे एंडोसाइड, यानी कि कोई अगर सेल किसी को खाता है इस तरह से, मतलब आगे आप पढ़ोगे तो उनको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। इसके बाद कोई अगर पुराना ऑर्गेनल्स हो गया, कोई डैमेज ऑर्गेनल्स हो गया तो उनको तोड़ के उनको डाइजेस्ट कर देगा जिससे नए हमारे बनते जाएं। उसके अलावा अगर कोई माइक्रोब्स आ गया, यानी कोई बैक्टीरिया वायरस सेल के अंदर आ गया, तो उसको भी मारने का काम कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। तो बेसिकली ये सबको खा के उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद हमारा आता है सेंट्रोसोम। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, इस तरह के आपको ये दिखने को मिल जाएंगे। और इनका बेसिकली काम क्या होता है कि हमारा जो सेल का जब सेल डिवीजन होता है ना, तो उसमें ये हमारे सेंट्रोसोम का बहुत रोल होता है। अब जैसे मान लो ये सेल है, अब इस सेल से हमारे मान लो 1 और 2 सेल बनने हैं, तो यहाँ पे सेंट्रोसोम का काम क्या होगा कि मान लो ये एक इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, और इससे हमारे सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने में ये हमारी मदद करता है। हमारे ये जुड़े थे तो इनको तोड़ के इस तरह खींच के अलग करने में हमारी हेल्प करता है। तो सेंट्रोसोम का बेसिकली काम क्या होता है कि ये सेल डिवीजन में हमारी हेल्प करता है। तो वही इसका बेसिकली फंक्शन हो जाता है कि प्रोड्यूस स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन करवाता है और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। अब हम यहाँ आखिरी में बात करें पेरोक्सीसोम के बारे में, तो इसके अंदर हमारे ऑक्सीडेजेज एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारा लाइसोसोम काम कराता है ना उसी तरह का ये भी कुछ काम करता है। अब भाई ये क्या करेगा, वो मतलब डाइजेस्ट कराता है, ये ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करता है किसको, जो हमारे कुछ फैटी एसिड हो गए या कुछ अमीनो एसिड्स हो गए या कुछ यूरिक एसिड हो गया, तो उनको डाइजेस्ट करने में हमारा पेरोक्सीसोम हेल्प करता है। इसका डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारे लिपिड की बाइलेयर हो गई, ये क्रिस्टलाइन कोर हो गया, ये ट्रांसपोर्ट कोर होगा, और इसमें हमारे कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो ऑक्सीडाइज एंजाइम है, और यही मेनली क्या करेंगे, हमारा पूरा इनको ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है। तो इसका फंक्शन क्या होगा कि ये सिंथेसिस
हमारी कोलेस्ट्रॉल बाइल एसिड की सिंथेसिस होती है ना, उस टाइम क्या होता है कि हमारे जो ये सब्सटेंस है इनको ऑक्सीडाइज, यानी कि आपको पता होगा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ये तो शायद आपका बाद में ही आएगा सेकंड सेम वगैरह में, तो उसको ऑक्सीडाइज करके हमारे सब बनाए जाते हैं। फिर हमारे पेक्सोम क्या करेगा, जो एल्कोहल वगैरह होते हैं ना उसको डिटॉक्सीफाई करता है, जो भी डेंजर चीज़ है उनको मारने का काम करता है। लास्ट में हमारे यहाँ पे आता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस भी हमारा यूजली एक स्पेरिकल होता है और ओवल शेप का, या तो स्पेरिकल है या थोड़ा सा अंडे आकार का शेप आपको दिख रहा होगा, और ये हमारे पूरे सेल के अंदर एक लार्जेस्ट ऑर्गन है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हो गया, वो पूरी एक मेम्ब्रेन है, लेकिन इसके बाद जो न्यूक्लियस है वो हमारा सब ऑर्गेनल जो हमारे होते हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट हमारा होता है। और इसके बाद बात करें तो इसके अंदर भी हमारे एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम न्यूक्लियस बोल देते हैं, और उसी को हम बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल सेंटर, यानी कि पूरा न्यूक्लियस हमारे कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है, जो पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करता है। जैसे हमारी बॉडी का CNS होता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, उसी तरह न्यूक्लियस हमारे पूरे सेल को कंट्रोल करता है। अब इसके फंक्शन क्या है, तो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, जैसे DNA RNA हो गए, हमारे DNA की रेप्लिकेशन करता है, यानी कि डुप्लीकेट करेगा, देन जाके ये क्या करेंगे, डिवीजन में हेल्प करेगा, और हमारे जो राइबोसोम होते हैं उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर या डायग्राम बना सकते हो। ये हमारी पूरी इसकी न्यूक्लियर की एनवेलप हो गया, इसके अंदर ये क्रोमेटिन जो हमारा जेनेटिक मटेरियल हो जाता है, और ये न्यूक्लियस हो गया, और यहीं पे जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमेटिन है इसी में DNA RNA हो जाते हैं। तो ये हमने अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर कर लिया। अब देखो आपको कैसे क्या करना होगा, तो वही जब भी आता है आप सेल के बारे में लिख के आना, ये पूरा डायग्राम बना के आना, और इसके बाद ये बातें फिर आप डायरेक्टली ये लिखना, पार्ट्स ऑफ सेल ये 3 में, साइटोप्लाज्मा ये 2 में, और ऑर्गेनेज के ये हो गए। सबके बारे में 2-2 4-4 लाइन, इसको थोड़ा डिटेल्स में कर देना, इसको थोड़ा कर देना, और साइटोसोल आप बता दोगे लिक्विड, तो इन सब के बारे में कर देना। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना, राइबोसोम के बारे में अच्छे से लिख देना, तो यही आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। तो आई होप इसके 2 टाइप लिखोगे तभी बहुत हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन मन समझ आ गया। अब हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो उससे पहले समझते हैं केयरवेल फार्मा के क्रैश कोर्स के बारे में। तो अभी हमने ये लॉन्च किया और क्या क्या आपको इसमें मिलने वाला है, और आपको इसमें इनरोल करना चाहिए, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो पहली बात क्या है कि हमने इसको इस तरह डिजाइन किया है कि इसको हमने क्वेश्चन वाइज पूरा सिलेबस को सॉल्व किया है। इससे क्या होगा कि जब एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उस क्वेश्चन में हमको कितने पेज भर के आने हैं और क्या क्या लिख के आना है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि यही सारे डाउट बच्चे के रहते हैं और एग्जाम वो अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये हमारा क्रैश कोर्स होगा। अब जो इसके वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको यूट्यूब पर और ऐप दोनों पर मिलने वाले हैं, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं करना है, क्योंकि भाई बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने यूट्यूब पर भी इसका ऑप्शन रखा है। लेकिन जो इसकी PDF होगी नई वाली, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऐप पर मिलने वाली है, वो आपको यूट्यूब और वेबसाइट पर नहीं मिलेगी। इसके बाद हमारे एक बार सेटअप हो जाए तो वीकली आपको लाइव क्लास हम प्रोवाइड करेंगे, यानी कि कोई भी एक दिन पकड़ लेंगे संडे वगैरह, और जो भी आपके डाउट होंगे वहां पे हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। उसके बाद जैसे ही आपके एग्जाम टाइम आएगा आपको टॉप 10 क्वेश्चनों की मैराथन कराई जाएगी, यानी कि ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में मोस्टली टाइम आते ही आते हैं। यानी कि अगर आप इसको एक दिन पहले पढ़ के जाते हो, लगभग 5-6 क्वेश्चन करीब आपको एग्जाम में डायरेक्टली इसमें से देखने को मिलेंगे, तो आपका एग्जाम बहुत बेस्ट होने वाला है। इसके बाद हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी ऐड करने वाले हैं, और उनके सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करेंगे। इफ पॉसिबल हमारा हुआ अच्छे से तो ये करेंगे। अब क्या होगा, देखो ये इतना सारा कुछ आपको मिलने वाला है जो आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप इसको करके जाते हो एग्जाम आप बहुत अच्छे से दे सकते हो और अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में हमने क्या किया, बहुत बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर जो यूट्यूब है ना वहाँ पे वीडियोस मतलब अरेंज वे में नहीं मिल पाती, पहला देख लिया कभी थर्ड लेक्चर आ गया, इस तरह बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हमने कि नॉर्मल सिलेबस वाइज आपको जो वीडियोस थी हमारी और जो लेक्चर्स थे हमारे उनके जो PDF नोट्स थे वो सारे अरेंज वे में आपको प्रोवाइड किए हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब इसका कोई चार्ज हमने नहीं आपसे लिया है, ये आपको फ्री में वहाँ पे हमने ऐड कर दिया है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो पढ़ने में। तो ये सारा कुछ था क्रैश कोर्स के अंदर, और मुझे लगता है कि आपको ये जरूर लेना चाहिए, जिससे आप लोग अपने एग्जाम टाइम को भी बेस्ट कर पाओ और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले पाओ। बाकी सिर्फ अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे आप लोग स्टडी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें अपने अगर क्वेश्चन के बारे में, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ बेल लेवल डायग्राम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वैसे तो अभी हमने सेल्स के अंदर जो सेल के बारे में बात की थी तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत समझ लिया था, लेकिन यहाँ पे हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर डिटेल्स में बात करनी है। इसके बाद क्या होता है कि एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी हमने ये भी जाना था कि जैसे हमारा कोई भी सेल होता है जो, तो सेल के अंदर आपको ये पता चल गया कि जो हमारा सेल है कोई भी जो खाने पीने का सामान है, जैसे जो भी ग्लूकोज हो गया, जैसे ATP बनाने के लिए सारा कुछ हमारे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस होकर हमारे सेल के अंदर आता है। तो ये जो क्रॉस होकर हमारा सब्सटेंस सेल के अंदर आ रहा है वो कैसे आता है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती कैसे है, इसके पीछे मैकेनिज्म हमारा क्या है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो आपको जब ये क्वेश्चन आएगा पहले आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लिखना पड़ेगा,
अगर डायरेक्टली भी आता है ना यही वाला कि एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आपको फिर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन आप लिख देना, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अभी तो हमें पूरा इसका डायग्राम वगैरह लिखना अच्छे से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन नाम से भी जानते हैं, सिंपल सा फंडा है। अब ये एक हमारी आउटर मोस्ट की मेम्ब्रेन होती है, सेल के सबसे बाहर की मेम्ब्रेन है, जो एक्चुअल में हमारे सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट करके रखती है। यानी कि ये हमारा अगर सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो हमारा सेल ये बाहर का पूरा एनवायरनमेंट है, तो इससे और इसके क्या है डिस्टेंस बना के रख रही है, सेपरेट आउट करके रख रही है। इसके बाद बात करें तो वही एक सिलेक्टिव परमिएबल होता है, यानी कि ये अलाउ करता है कौन सा सब्सटेंस हमारे सेल के अंदर आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए। अब इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बार आता है और इसको एनाटॉमी नाम भी बोल सकते हो आप। तो जो हमारा इसका मॉडल है वो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के द्वारा मतलब पूरा स्ट्रक्चर बताया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये आप नाम याद रखना। और इसको दिया किसने था, हमारे एस.टी. सिंगर और जी.एल. निकोलसन जी ने मतलब इसको दिया था, जो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। यानी कि इन्होंने इसके थ्रू हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर को समझाया था। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो स्ट्रक्चर है पूरा, यानी कि जो हमारे आपको ये दिख रहा होगा, ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से मिलकर बना होता है। और फॉस्फोलिपिड बेसिकली हमारे जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं ना, जो लाइपोफिलिक होते हैं, यानी कि जो ऑयली नेचर का सारा सब्सटेंस होता है उसकी बाई लेयर से मिलकर बना होता है। इसीलिए क्या होता है कि जितने भी सेल्स हैं बॉडी के, वो सारे हमारे लाइपोफिलिक नेचर के हैं। और यही चक्कर है कि जो हमारे मतलब ड्रग्स वगैरह मोस्टली बनाए जाते हैं वो सारे लाइपोफिलिक नेचर के बनाए जाते हैं, यानी कि ऑयल सॉल्युबल। और इससे क्या है कि वो ईजिली हमारे इसको क्रॉस कर सके, क्योंकि यहाँ पे फंडा काम करता है लाइक डिजॉल्व लाइक वाला, यानी कि जो चीज़ मतलब जिसके जैसी है उसी पे काम करेगी। अब जैसे हमारे जो सेल्स हैं वो लाइपोफिलिक है, तो अगर हमारा लाइपोफिलिक ड्रग हुआ तो वो ईजिली इसको क्रॉस कर पाएगा, लेकिन वहीं अगर हमारा कोई हाइड्रोफिलिक ड्रग है तो वो ईजिली हमारे इसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसीलिए लाइपोफिलिक नेचर के हमारे जो होते हैं ना प्लाज्मा में हमारी लाइपोफिलिक नेचर की होती है, इसीलिए जो ड्रग्स हैं मोस्टली लाइपोफिलिक नेचर के ही बनाए जाते हैं। अब जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें भाई बहुत सारे प्रोटीन्स भी हमारे पाए जाते हैं, आपको स्टडी में दिख जाएगा, जो डिफरेंट साइज और शेप के होते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट भी और कुछ लिपिड्स भी हमारे अटैच होते हैं इन प्रोटीन के साथ में, जिनको हम ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स भी बोल देते हैं। अब ये सब स्ट्रक्चर के बारे में बात थी जो हमारे यहाँ पे आपने देख लिया। तो ये हमारा होता है एक पूरा पूरा स्ट्रक्चर, इस तरह का आप बना के आ सकते हो। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि देखो, ये जो आपको दिख रहा होगा ये ऊपर की लेयर, ये हमारी होती है एक फॉस्फोलिपिड, और नीचे की आपको दिख रही होगी ये भी हमारी होती है फॉस्फोलिपिड। तो इस फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर यानी कि दो लेयर हमारी होती हैं। देखो इस तरह से एक लेयर ये है, एक ये है, तो दो लेयर आपस में अरेंज होती हैं। ये इनका टेल वाला पार्ट है जो इस तरह से हमारा टच होता है, यानी कि हेड हमारा ऊपर रहता है, इनका टेल हमारा बीच में इस तरह से टच होता है। तो इस तरह से हमारी पूरी की पूरी फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर बनती है और हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तैयार होती है। अब और क्या क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ हमारे प्रोटीन चैनल्स पाए जाते हैं जो आपको दिख रहे होंगे। अब ये हमारी किस में हेल्प करते हैं, जैसे कोई सब्सटेंस है अगर वो क्या कर रहा है इस मेम्ब्रेन को, यानी कि इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो वो इन चैनल के थ्रू क्या है इजीली हमारे सेल के अंदर और बाहर आ जा सकता है। तो ये प्रोटीन चैनल का ये काम है। इसके बाद इसमें कुछ हमारे इंटीग्रल प्रोटीन भी पाए जाते हैं जो आपको यहाँ दिख रहे होंगे। फिर यहाँ पे कुछ हमारे पेरीफेरल प्रोटीन भी पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो जैसे हमारे ये ग्लाइकोलिपिड्स हो गए, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए, तो ये भी हमारे पाए जाते हैं जो हमने यहाँ पे बात की थी। तो ये सारा कुछ हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत ही सिंपल वे में आपने यहाँ पे देख लिया। अब हम सिंपल आगे अगर यहाँ बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में, क्योंकि ये भी कई बार आ जाता है। तो मेन जो हमारा फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या होता है कि ये हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो हमारे सेल वगैरह को डैमेज ना कर पाए। इसके बाद जो हमारा सेल का शेप है वो भी हमारा इसी पे डिपेंड करता है। ये मैंने आपको बताया था कि भाई जो फ्लूइड है हमारा वो तो फ्लूइड तो बह रहा है, तो जो ये बाहर का कवरिंग है जो जिस शेप का इसको कवर करेगा उसी शेप का ये हमारा हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो फ्लो ऑफ मटेरियल है अंदर और बाहर आने का, सेल के अंदर आ रहा है, सेल के कुछ बाहर जा रहा है, वो हमारे इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यानी कि यही है हमारा जो जितना अंदर लेके आएगा जितना बाहर लेके जाएगा, तो इसी पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन के बारे में। अब इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, अब वही सेल है हमारा। अब आपको यह भी पता है कि सेल हमारी पूरी की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, यानी कि यही हमारा पूरा स्ट्रक्चर बनाता है और यही हमारा फंक्शन करेगा। यानी कि अगर हमारी कोई ह्यूमन बॉडी है जो काम कर रही है तो वो पूरा फंक्शन हमारे इन्हीं सेल्स के द्वारा होता है। अब सेल अगर कोई फंक्शन करता है तो भाई उसको भी तो कुछ सब्सटेंस चाहिए अपने परफॉर्म करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर ले लें तो सेल के अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कि ये हमारा पावर हाउस होता है, यानी कि मेनली क्या है कि ये एटीपी यानी कि एनर्जी बनाता है। अब अगर इसको एनर्जी बनानी है ना तो इसको क्या है कि ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ग्लूकोज की मदद से और ऑक्सीजन की मदद से हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यहाँ पे एटीपी को बनाता है। अब जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है वो हमारे यहाँ पे आना जरूरी है, और इनको अगर आना है तो भाई इनको हमारे इसको क्रॉस करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमारे सेल के अंदर आके हमारे
माइटोकॉन्ड्रिया के पास आना पड़ेगा। तो ये जो हमारी प्रोसेस है, यानी कि जहाँ पर ये हमारे इसको क्रॉस करके अंदर आ रहे हैं, इसी को हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बोल देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा भाई ट्रांसपोर्ट के थ्रू चले जाओ, यानी कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि किसी एक बस में आप लोग बैठे, उसने एक जगह से दूसरी जगह आपको छोड़ दिया तो आप लोग ट्रांसपोर्ट हो गए। यही फंडा है यहाँ पे कि जो हमारे ग्लूकोज ऑक्सीजन है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे सेल के अंदर, और वहाँ जाके अपना एक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन कौन से मतलब मेथड या तरीके हैं जिनके द्वारा हमारा सब्सटेंस सेल के अंदर एंट्री लेता है। तो अगर आपके सामने डायरेक्टली यही क्वेश्चन आता है कि आपको ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन के बारे में लिखना है, तो पहले आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन कर देना पड़ेगा। अब यहाँ कंबाइंड था तो हमने पहले ही इसको डिफाइन कर रखा था। अब यहाँ पे क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब क्या होता है, ये कुछ कुछ सब्सटेंस को ही क्या करती है, परमिशन देती है कि वो हमारे सेल के अंदर आ सकते हैं या सेल को क्रॉस कर सकते हैं। अब ये हमारी एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, क्योंकि बॉडी की होती है तो इसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, जो हमारी फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से बनी होती है, और ये हमारे सब्सटेंस को अलाउ करती है कि वो इसके अंदर आएँ और बाहर जाएं। और इस पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। यानी कि अगर आपको इस प्रोसेस को डिफाइन करना हो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो सिंपली आपको यहाँ क्या रख लेना है कि जो हमारे सेल्स हैं ये क्या करते हैं कि ये अलाउ करते हैं, कुछ चीज़ हमारी अंदर आ सकते हैं, कुछ चीज़ हमारी बाहर जा सकती हैं। तो यही प्रोसेस को हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन बोलते हैं। सॉरी दोस्तों, अभी ना रात के टाइम है, शायद अभी हाँ 1 बज रहा है और सारे लोग इधर सो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा संभाल के बोल रहे हैं हम, जिससे भाई किसी की नींद ना टूट जाए, वरना हल्ला होगा फालतू में। तो ये हमारा आप समझ गए होंगे। अब जो हमारे सब्सटेंस होते हैं यहाँ पे, वो हमारे कौन कौन से मेथड के थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के हमारे यहाँ पे प्रोसेस होगी। पहली हमारी होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरी हमारी होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और तीसरी हमारी होती है एंडोसाइटोसिस। अब पैसिव क्या होते हैं इसके बारे में समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में। तो इसके लिए आप एक एग्जाम्पल समझो। मान लो हमारे पास एक ये रोलर है, इस टाइप का कुछ दिख रहा होगा। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे एक बॉल रखता हूँ, तो अगर मैं इस बॉल को छोड़ दूँ, मैंने वहाँ रखा, तो क्या ये बॉल अपने आप नीचे चली जाएगी? ऑब्वियसली बात है, चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक ये हमारा हाई एरिया है, यानी कि थोड़ा सा ऊंचा एरिया है, और ये हमारा क्या है, नीचा है, लो है। तो हाई से लो जाने के लिए इसको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, हमने सिर्फ यहाँ बॉल रखी और अपने आप ग्रेविटी ने काम किया और ये हमारा नीचे यहाँ पे आ जाता है। सेम फंडा हमारा यहाँ पे होता है पैसिव डिफ्यूजन में। ग्रेविटी काम नहीं करती, लेकिन वहाँ पे काम करता है कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, यानी कि कहीं पे बात हो रही होगी अमाउंट, यानी कि वो कितने अमाउंट में। अब सिंपल सी बात है यहाँ पे कि मान लो कि हमारे पास 2 कमरे हैं, एक हमारे पास ये कमरा है और एक इसी के पास ये कमरा है, ठीक है। अब दोनों के बीच में एक दरवाज़ा लगा हुआ है, यहाँ पे सिंपल सी बात है। अब मान लो हमने क्या किया कि इस वाले कमरे में यहाँ से हमने एक पाइप डाल के और इस कमरे में पूरी गैस भर दी। ये हमारी पूरी गैस हमने भर दी, अच्छे से पूरी पूरी भर गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला हमारा पूरा सील पैक है कमरा, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हम इस वाले दरवाजे को खोल देंगे तो क्या होगा, सोचो भाई क्या होगा। ये इतने भी हमारे मटेरियल हैं जो यहाँ पे गैस भर गई थी, वो हमारी धीरे धीरे क्या है, इधर मूवमेंट करना शुरू कर देगी, यहाँ पे आती रहेगी। अब जब यहाँ 5-6 मटेरियल आएंगे तब भी वो हमारी इधर ही मूवमेंट करेगी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि भाई हमने दरवाज़ा खोला, हमारा ये हमने यहाँ पे सील पैक कर दिया भरने के बाद, तो हमारी गैस इधर से इधर ही क्यों मूवमेंट कर रही थी? अब बोलोगे सर ये वाला खाली था, ये भरा था, इसलिए। चलो मैंने माना। अब मान लो कि यहाँ पे हमारे मान लो 100 पार्टिकल थे गैस के, जस्ट एग्जांपल समझ लो, हमारे 5 पार्टिकल इधर मूव हो गए, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो मूवमेंट है वो इधर से इधर ही क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि भाई जो हमारा मूवमेंट है वो पलट जाए, हमारा मूवमेंट इधर से इधर ही क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीज़न क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो गैस है ना वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो हमारी गैस है वो लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है। तो स्टार्टिंग में तो यहाँ पे थी नहीं, लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ आता जा रहा है, तो यहाँ पे देन हमारी गैस इधर होती है। अब ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी? जब तक जो हमारे यहाँ पे पार्टिकल है वो बराबर ना हो जाए। एक मैंने जो एग्जांपल 100 बोला, तो मान लो अगर यहाँ पे हमारे 50 पार्टिकल रह जाएंगे और यहाँ पे 50 पार्टिकल पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा इक्विलिब्रियम, और ये एक ऐसी कंडीशन होगी कि अब जो हमारा गैस का मूवमेंट था वो हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, वो हमारा अब यहाँ पे इधर से उधर मूव नहीं होगा। तो यही हमारा एक्चुअल में होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो हमारा हाई से लो की तरफ मूव करता है। यानी कि अब वही हमारे ये सेल्स वगैरह यहाँ पे थे, तो जब हम कोई भी ड्रग वगैरह का एक्चुअल में इस्तेमाल करते हैं, तो वो ड्रग हमारा सेल्स के अंदर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि ऊपर जो हमने ड्रग लगाया वो हमारा लार्ज अमाउंट में, और हमारे सेल्स के पास तो कोई ड्रग है ही नहीं। तो जब यहाँ पे ड्रग है ही नहीं, तो हाई से लो की तरफ हमारी ऑटोमेटिक मूवमेंट चलती रहती है। जैसे यहाँ चला था कि इस कमरे में गैस ज़्यादा भरी थी, इसमें कुछ नहीं थी, तो गैस हमारी ऑटोमेटिक इधर से इधर मूव करेगी, हमें किसी और चीज़ की, कोई एनर्जी की, किसी की भी
भी रिक्वायरमेंट नहीं है, गैस अपने आप हमारी इधर से उधर मूवमेंट करने लगेगी। तो इसी फंडे को हम यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं, यानी कि जब कोई भी पार्टिकल या सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं तो इसी को हम यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। यानी कि एक हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक इस तरह की ताकत क्रिएट हो गई कि हमारा सब्सटेंस हाई से लो की तरफ ही जा रहा है। अब इसमें हमारा पहला आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये सिंपल है कि जो हमारे सब्सटेंस होंगे वो अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होंगे। अक्रॉस का मतलब यहाँ पे क्या होता है भाई, उसी के साथ साथ चल रहा है। यानी कि अगर मैं मान लो यहाँ पे मैं चल रहा हूँ और कोई बोले कि भाई मेरे अक्रॉस चलने लग गया वो, यानी कि मेरे साथ साथ मूव कर रहा है, पैरेलल मूव कर रहा है। तो वही है कि जिस तरह हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो हाई से लो की तरफ जाएगा, उसी तरह से हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट भी काम करता है। यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नन अदर देन इट इज अ वन ऑफ टाइप ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि जो वहाँ पे हमारे पार्टिकल है वो हाई से लो की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है पैसिव डिफ्यूजन और एक हमारा होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बिल्कुल सेम है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूवमेंट करता है विदाउट किसी एनर्जी के यूज के। अब ये मतलब वही सेम है जो हमने ऊपर पढ़ा था, वही हमारा सेम है। इसका एग्जाम्पल क्या है, डिफ्यूजन ऑफ लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन हो गया या CO2 हो गया अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। यानी कि जो मैंने आपसे बोला कि जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब हमारे ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पे कार्बन, तो ये हमारे इजीली यहाँ पे क्या है, ऑयल सॉल्युबल है, तो इजीली हमारे सेल के अंदर क्या होते हैं, मूवमेंट कर जाते हैं, क्योंकि ये लाइपोफिलिक है और हमारी जो मेम्ब्रेन है वो भी लाइपोफिलिक होती है, तो इजीली हमारे क्रॉस कर जाते हैं। सेकेंड हमारा आता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये भी हमारा अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा। यानी कि यहाँ पे भी जो हमारे पार्टिकल का मूवमेंट है वो हमारा हाई से लो की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमने ऊपर देखा विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, यानी कि इसमें हमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है पैसिव के अंदर। लेकिन जो हमारा फैसिलिटेड होता है इसके अंदर हमें एक मीडिएटर की जरूरत होती है। अब मीडिएटर के नाम पे यहाँ पे हम कैरियर बॉडीज का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो सिंपली जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्या था कि हमारा जो मूवमेंट है वो हाई से लो की तरफ ही होगा। यानी कि यहाँ पे हमारे जो पार्टिकल है वो हाई कंसंट्रेशन में होंगे और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन में होंगे। तो पार्टिकल हमारे हाई से लो की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उन्हें मूवमेंट करने के लिए एक एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है। एक्सटर्नल नहीं है, वो हमारे मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है, लेकिन किसी कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो हमारे कैरियर हैं ये कैसे काम करते हैं, तो जैसे ये जो पार्टिकल हमारे आएंगे, ये कैरियर क्या करेगा, इधर से इनको ट्रैप करेगा, यानी कि इधर से पकड़ा, और जब यहाँ फंस जाता है ना, देन वो जो हमारा ये मीडिएटर है ये मूव करेगा, यानी कि इधर से पूरा इधर मूव कर लेगा। यानी कि पहले जो हमारा सेल था, मान लो इसको इस तरह समझो, ये हमारा सेल है, तो सेल के इधर हमारा ये मीडिएटर है इस तरह, ठीक है। तो पहला इसका मूव क्या है, बाहर की तरफ है, तो ये क्या करेगा, पार्टिकल को पकड़ेगा, देन ये अपने मुंह को अंदर की तरफ कर देगा और पार्टिकल को अंदर छोड़ देता है सेल के। तो सेल के बाहर था, पार्टिकल पकड़ा, फिर इसने मूव किया और सेल के अंदर उस पार्टिकल को छोड़ दिया। तो इस तरह क्या कर रहा है कि ये ड्रग पार्टिकल को सेल के बाहर से सेल के अंदर तक पहुंचा रहा है, किसकी मदद से, एक कैरियर की मदद से। इसीलिए इसको कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं। अब ये जो पुअरली डिफ्यूजल सब्सटेंस होते हैं, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो ईजिली हमारे क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते ईजिली, आसानी से, उनके लिए ये हमारा कैरियर वाला सिस्टम बनाया गया है। अब इसके लिए एग्जाम्पल जैसे हमारा होता है ग्लूकोज, तो जो ग्लूकोज होता है ना, उसके लिए हमारा यहाँ पे GLUT4 रिसेप्टर होता है, GLUT4 रिसेप्टर होता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा, वो इस ग्लूकोज को पकड़ेगा और हमारे सेल के अंदर छोड़ देगा, फिर पकड़ेगा, फिर सेल के अंदर छोड़ देगा, और वो ग्लूकोज जो आ जाएगा, देन वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाके अपने ATP को बनाता है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एक्चुअल में ग्लूकोज मेनली नहीं बनाता, लेकिन ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलकर क्या करते हैं, एक अलग रिएक्शन करते हैं, और वहाँ पे हमारा ATP का जनरेशन होता है। ऐसा मत बोलना कि ग्लूकोज ही आगे जाके ATP में जनरेट होता है। ग्लूकोज तो ग्लाइकोलिसिस कर रहा है, जो आप आगे बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो, तो वो सीधा ग्लूकोज वापस पायरेट में निकल जाता है। लेकिन जब ये प्रोसेस चल रही होती है, उस टाइम पे हमें एनर्जी या ATP का जनरेशन होता है। तो एक्चुअल में ये प्रोसेस के दौरान हमारी ATP बनती है, यानी कि इसलिए ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज जाके कन्वर्ट होता है, ये बस अपना काम कर रहा होता है, बीच में हमको ATP मिल जाती है। तो इस तरह आपको ये समझ आ गया होगा, जो ग्लूकोज है उसकी एंट्री हमारे इसी के थ्रू, यानी कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू होती है। इसके बाद जो हमारे विटामिन हो गए V1 V2, वो भी हमारे इसी के थ्रू क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं। अब हम बात करें अगर ऑस्मोसिस के बारे में, तो ये भी हमारा मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का। देखो यहाँ पे फर्क क्या होता है, यहाँ पे अगर हमें हाई से लो की तरफ मूवमेंट कराना है, तो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट यानी कि जो लिक्विड वाला पार्ट है ना, वो मूव करता है। इधर हमारे ड्रग कर रहे थे, सॉल्यूट पार्टिकल कर रहे थे, लेकिन इसमें हमारा जो सॉल्वेंट वाला पार्ट है वो हाई से लो की तरफ करता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब जैसे मान लो यहाँ पे लिक्विड था हमारा, ठीक है, सॉल्यूट हमारे कम है, ये देखो अब क्या होगा यहाँ से कि जो लिक्विड वाला पार्ट है, यानी कि हमारा वो यहाँ से हाई, यहाँ पे लिक्विड ज़्यादा था, यहाँ कम था, तो हाई से
लो की तरफ क्या करता है, लिक्विड मूव करता है। तो यहाँ एक्चुअल में क्या है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होती है। जो सॉल्वेंट वाला पार्ट है जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो हमारा हाई से लो की तरफ क्या करता है, मूवमेंट करता है। और अगर इसको उस बेस में देखा जाए तो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट मूव करता है कहाँ पे, यहाँ लो सॉल्यूट वाले पार्ट से हाई सॉल्यूट वाले पार्ट पे। तो यह इस तरीके से ले लो चाहे इस तरीके से ले लो कि हमारा सॉल्वेंट है वो मूव करता है अपने हाई से लो की तरफ विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे और या इसको लो से हाई बोलेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूट मूव करता है लो से हाई की तरफ। तो हमें इस सॉल्वेंट को पकड़ के ही चलेंगे क्योंकि ऑस्मोसिस में यही हमारा मेन होता है। तो ये हमारे हो गए पैसिव कि यहाँ पर हमारा मेनली हाई से लो की तरफ ही मूवमेंट हो रही थी। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो सिंपली क्या होता है कि यहाँ भी सब्सटेंस की मूवमेंट हो रही होती है, लेकिन अब मैं क्या करूँ कि मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर दूँ। मैंने क्या किया, टर्न कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे लो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हाई है। तो जब हमें कोई पार्टिकल को लो से हाई की तरफ भेजना होता है तब हम क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब सिंपल आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से जब मैंने बॉल को छोड़ा नीचे चली गई। अब मुझे क्या चाहिए कि मैं चाहता हूँ ये जो मेरी बॉल थी ये वापस मुझे ऊपर लेके जानी है। तो अगर इसको वापस ऊपर लेके जाना है तो भाई ऐसे तो नहीं जाएगी, आपने छोड़ दिया तो चले जाए ना, आपको यहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी कि कोई ना कोई एक्स्ट्रा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। यानी कि या तो किसी को धक्का लगाना पड़ेगा या यहाँ पे आपको एक रस्सी बांध के इसको खींचना पड़ेगा, यानी कि कोई भी काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी। और वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो यहाँ पे क्या करेगी, इसको लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ लेके जाती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यहाँ पे सब्सटेंस हमारा ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि अक्रॉस क्या था, हाई से लो की तरफ। अब उसका अगेंस्ट कर रहे हैं, यानी कि उसके अपोज में कर दिया, उसके खिलाफ हम काम कर रहे हैं, तो हम लो से हाई की तरफ कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे काम उल्टा करते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी की मदद से ये काम होता है। अब इसका एग्जांपल जैसे जब हम एटीपी से एडीपी बनती है हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे एक एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब ये हमारी दो टाइप्स की होती है, एक होती है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी में क्या होता है कि यहाँ पे एटीपी का हमारा इस्तेमाल किया जाता है, एटीपी का एनर्जी का। एग्जाम्पल जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, तो जब ग्लूकोज हमारा फैसिलिटेटर के थ्रू आता है ना तो उस टाइम पे हमें एक एनर्जी यानी कि एटीपी का भी जनरेशन हो जाता है। तो ये हमारा एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। इसके बाद हम यहाँ बात करें सेकेंडरी की तरह, तो यहाँ पे हमें कोई एटीपी की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे जो आयंस है ना उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है हमारा सिम्पोर्टर, एक होता है हमारा एंटीपोर्ट। सिम्पोर्टर को हम को ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं। अब देखो जो हमारे सेल्स होते हैं ना उसमें डिफरेंट डिफरेंट आयन के आयन चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब जो मैंने जैसे प्लाज्मा मैंने जब बनाई थी तो मैंने यहाँ पे बताया था कि इस तरह के हमारे आयन चैनल भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इनका बेसिकली काम क्या होता है कि यहाँ पे आयंस की हमारी मूवमेंट होती है और उनके थ्रू हमारा कोई सब्सटेंस है वो अंदर आएगा और बाहर जाएगा। तो पहला हमारा आता है सिम्पोर्टर। इसमें क्या है कि जो हमारा मूवमेंट होता है ना सब्सटेंस का वो हमारे एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे हमारा होता है यहाँ पे सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे क्या है कि अगर ग्लूकोज की हमारी इधर एंट्री हो रही है तो उसी टाइम हमारे जो सोडियम आयन है वो भी एंट्री करेगा, और जब सोडियम एंट्री करेगा तो उसकी वजह से हमारा ग्लूकोज एंट्री करता है, या आप इसको रेसिप्रोकल जहाँ पे वाइस वर्सा भी बोल सकते हो। यानी कि कोई भी हमारा लो से हाई की तरफ यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है, तो लो से हाई की तरफ ही मूवमेंट होती है। और जो मूवमेंट होगी वहाँ पे जो हमारे आयंस है वो सेम डायरेक्शन में दोनों मूव करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सिम्पोर्टर की सेम डायरेक्शन। अब एंटीपोर्टर होता है हमारा अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोजन पोटेशियम पंप है ये, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हाइड्रोजन हमारा अंदर जा रहा है तो पोटेशियम सोडियम हमारे यहाँ पे बाहर जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे हमारी मूवमेंट होती है। फिर हमारे यहाँ पे आखिरी आता है एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है कि इसमें वो ट्रांसपोर्ट है जब मान लो कोई ड्रग हमारा बहुत ही लार्ज पार्ट साइज का है, यानी कि ना तो वो किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होगा ना किसी चैनल से पास होगा। तो जब वो हमारे ज़्यादा बड़ा होता है तो उस टाइम हमारी प्रोसेस चलती है इनगल्फमेंट की। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना वो हमारे सेल को निगल लेती है। अब मान लो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, तो वो क्या करेगी कि जो हमारे बड़े पार्टिकल हैं उनको यहाँ पे निगलना शुरू करेगी, और वो आते आते सेल के अंदर आ जाएगा पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। फिर आगे पूरा अंदर हो गया, देन वो हमारा इधर सेल के अंदर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये सेल के बाहर का पार्ट है आउटसाइड, ये सेल के अंदर का पार्ट है। तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स थे वो धीरे धीरे यहाँ से अंदर जा रहे हैं और सेल के अंदर पहुँच जा रहे हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग बोल देते हैं। अब इसमें जैसे हमारे कुछ फैट हो गए, स्टार्च हो गए, या कोई ऑयल सोल्यूबल विटामिन हो गए जैसे ADE के हो गए, या कोई इंसुलिन वगैरह हो गया, तो इन सबको क्या करते हैं इसी फैगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस की मदद से हमारा इनगल्फ किया जाता है। अब ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है फैगोसाइटोसिस, एक होता है पाइनोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस।
फैगोसाइटोसिस क्या होता है? सेल ईटिंग, यानी कि जहाँ पे जो हमारे पार्टिकल है उनको ईट कर रहा है, यानी कि सेल ने क्या किया, इसको खा के अंदर भेज दिया। तो ये होता है, यानी कि यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल है उनको अपटेक किया जाता है। अब मान लो कोई अगर लिक्विड होता है तो लिक्विड को तो पी सकते हैं ना, इसीलिए इसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। यहाँ पे सेल ड्रिंक करेगा, यानी कि सेल क्या करेगा, जो भी हमारे ड्रग लिक्विड वाले हैं उनको अपने अंदर ले लेके यहाँ से निकाल देता है, अंदर कर देगा। तो इस तरह हमारे ये काम करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जाम में इसी बार जो है 10 मार्क्स में भी आया था। तो आप ये देख सकते हो, और लगभग आपको 5 पेज में ये पूरा का पूरा मिल जाता है। अब हम यहाँ बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे देन हमारा आता है डिफाइन सेल डिवीजन एंड एक्सप्लेन सोमेटिक सेल डिवीजन विद डायग्राम। तो पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा कि सेल डिवीजन एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो, आपको एक बात मैं और बोलूँगा कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन वाइज मिल रहा है क्रैश कोर्स के अंदर। अब आपका जो डिटेल्स वाला होगा ना, वो आप देख लेना चैप्टर वाइज ऑलरेडी यूट्यूब पर, और हमारे ऐप क्रैश कोर्स के अंदर भी ऑलरेडी इसका मतलब पूरा लेक्चर कवर है। तो आप उसके वाइज भी देख लेना अगर आपको और बेस्ट करना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन वो आपके लाइफ को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब देखो, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब आप छोटे थे तो आप कितने छोटे थे? लगभग मान लो इतने। तो क्या आप आज भी इतने छोटे हो जो आप फर्स्ट सेकंड क्लास में जाते थे? नहीं ना। अब क्या होगा कि आप स्लोली स्लोली क्या है, आप लोग बड़े होते जा रहे हो। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने अपने अंदर ग्रोथ किया। अब ये ग्रोथ में एक्चुअल में होता क्या है भाई, बॉडी के मान लो हाथ पैर हैं, तो जो आपके हाथ थे या पैर थे वो पहले बहुत छोटे छोटे थे, अभी वो इतने बड़े हो गए हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, तो आपको ये तो पता ही है कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो हमारे सेल्स हैं उनका नंबर बढ़ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि मान लो जो सेल का साइज है, क्योंकि सेल तो हमारे छोटे होते हैं, तो ये नहीं है कि सेल हमारा बढ़ गया, कि सेल इतना हो गया, ना ना ना। सेल का जो नंबर्स होता है ना वो बढ़ता है। यानी कि मान लो इसके अंदर हमारे को सेल कम होंगे, देन सेल क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं कि एक सेल से 2 बन गए, 2 से हमारे 4 बन गए, 4 से हमारे 8 बन गए, और इस तरह हमारे सेल्स ग्रोथ करते रहते हैं। और जब हमारे सेल्स ग्रोथ करते हैं उसी टाइम पर क्या होगा कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, बॉडी का सिस्टम भी ग्रोथ करेगा। क्योंकि हमारी बॉडी क्या है एक्चुअल में, सेल सारी तो मिलकर बनी है। तो अगर सेल्स ग्रो कर जाएंगे तो बॉडी तो ऑटोमेटिक ही ग्रो कर जाएगी। तो यही यहाँ पे सिंपल फंडा बताया जा रहा है सेल डिवीजन में, कि जो हमारी पूरी पूरी बॉडी है, जो पहले हम लोग इतने छोटे थे आज हम इतने बड़े हो गए हैं, तो ये पूरा का पूरा फंडा हमारा सेल डिवीजन की मदद से होता है। यानी कि हमारी बॉडी क्या करती है कि लगातार सेल डिवाइड करती रहती है और हम लोग बड़े होते रहते हैं। अब ये आता है कि अगर भाई ये लगातार चल रहा है, आज तक 20 साल से चल रहा है, तो इस तरह से हमारी बॉडी में अनगिनत सेल हो जाने चाहिए, हम तो भाई खली बली पार कर देने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये ट्विस्ट होता है कि सेल हमारे डिवाइड होते हैं ना, नए नए बनते हैं। तो जो हमारे पुराने वाले सेल है ना, वो भाई डेथ भी होते जाते हैं। अब इनका एक पैटर्न चलता रहता है, सेल हमारे नए नए बनते रहते हैं, ग्रोथ और मरते भी रहते हैं। पर एक ये पैटर्न में चलता है कि जब हमारा ग्रोथ फेस होता है, यानी कि जब हम लोग 16 18 20 साल तक होते हैं ना, उस टाइम हमारा सेल डिवीजन काफ़ी ज़्यादा होता है, और इस चक्कर में हम लोग अच्छे से ग्रोथ करते हैं। उसके बाद एक कांस्टेंट लेवल पे चलता रहता है कि भाई सेल ग्रोथ कर रहे हैं, पुराने मर रहे हैं, नए बनते जा रहे हैं। एक इक्वेशन में चले, यानी कि वहाँ पे इक्वल वाइज चल रहा है, जितने मर रहे हैं उतने बनते जा रहे हैं। और जब बुढ़ापा आता है तो आपको पता है धीरे धीरे हमारे सारे सेल डेथ करने लगते हैं। और यही फंडा होता है कि अगर कोई बीमारी हो जाती है ना, जैसे कैंसर वगैरह होता है, तो हमारे कैंसर में क्या है कि मतलब जो हमारे गंदे वाले सेल हैं वो हो जाते हैं। इससे जो हमारे अच्छे सेल हैं वो यहाँ पे मरते जाते हैं। और भाई हम लोग जब सेल्स ही मर जाएंगे तो हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, तो अगर सेल्स को कुछ हो गया तो हम लोग तो बचेंगे ही नहीं पे। तो यहाँ समझ रहे हो कि सेल डिवीजन एक्चुअल में एक इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हमारी पूरी बॉडी को ग्रोथ कराने के लिए, हमारा जीवन आगे चलाने के लिए हेल्पफुल है। अब इसका बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा सेल मरने लग गए तो वो नुकसानदायक है, तो उसके लिए सेल डेथ भी ज़रूरी है। और इनका भी बैलेंस है, अगर ज़्यादा सेल डेथ करने लग गए बनने से पहले तो हम लोग मर जाएंगे। तो इसलिए एक बैलेंस में पूरा बॉडी चलता रहता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि ऊपर वाले ने भाई हम लोग को जो बनाया है ना, हमारे अंदर जो मैकेनिज्म डाला है ना, जो सिस्टम डाला है ना, वो बहुत ही तगड़ा है। आप लोग समझ सकते हो। और आप लोग लकी हो कि आप फार्मेसी में ये पूरा पढ़ रहे हो, जो एक डिटेल्स में आपको सारा कुछ समझ आ रहा होगा कि कैसे क्या होता है। तो थोड़ा सा हम बात करें सेल डिवीजन के बारे में, तो इतना समझ गए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सेल अपने आप को डिवाइड करता है, 2 में कन्वर्ट होता है, देन वो अपने आप को डिवाइड करते हैं। और इससे क्या होता रहता है कि हमारा एक सेल ग्रोथ होती रहती है। अब यहाँ पे जो हमारा ये सेल, मान लो एक हमारा ए सेल था और इसने अपने आप को ग्रोथ करके 2 सेल बनाए, एक हमारा बन गया बी और एक हमारा बन गया सी। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा ये ए सेल है ना, ये हमारा कहलाएगा पेरेंट सेल। क्या कहलाएगा? पेरेंट सेल, क्योंकि इसने क्या किया, इन दोनों को पैदा किया है, यानी कि क्रिएट किया है। तो ये दोनों हमारे कहलाएंगे यहाँ पे
डॉटर सेल कहलाती है। अब ट्विस्ट क्या होता है कि आगे चल के वही हिसाब है जो हमारी जनरेशन में चल रहा है कि बेटी हुई देन बेटी भी आगे चल के भाई अपने कुछ बच्चे होंगे तो ऐसे ग्रोथ करता है। देन आगे चल के क्या कि मान लो बी ने क्या किया, यहाँ पे सी डी और ई दो बच्चे किए, फिर यहाँ पे सी ने क्या किया, एफ और जी दो यहाँ पे किए। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पेरेंट सेल और ये दोनों हमारे हो जाते हैं डॉटर सेल। तो इस तरह आप समझ गए कि जिससे डिवीजन हो रहा है वो हमारा हो गया पेरेंट सेल और जो डिवाइड हो रहे हैं वो हमारे हो जाते हैं डॉटर सेल। तो सेल डिवीजन को आप इसी तरह डिफाइन कर सकते हो कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल, जो हमारे पेरेंट सेल हैं वो डिवाइड करते हैं दो डॉटर सेल के अंदर में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्चुअल में, अब सेल डिवाइड का मतलब क्या होता है, देखो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना, हमने स्ट्रक्चर देखा होगा कि सेल हमारा होता है, इसके अंदर हमारा एक यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाद हमारे ढेर सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सब तो हमारे बनते रहते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सेल डिवाइड होता है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट होता है न्यूक्लियस वाला, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारा पाया जाता है डीएनए और आरएनए, और डीएनए आरएनए हमारा वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो पूरे के पूरे बॉडी का क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। यानी कि ये मान लो कि यही हमारे होते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि हम भाई कैसे होंगे, हम लंबे होंगे, छोटे होंगे, हमारे बाल का रंग क्या होगा, हमारे आंखों का रंग क्या होगा, हमारे स्किन का कलर क्या होगा, क्योंकि ये सब हमें क्या है, पेरेंट्स से मिलते हैं। अब जैसे मान लो कि पेरेंट्स क्या करते हैं, जब भाई इंटरकोर्स वगैरह होता है तो पेरेंट्स का जो मतलब क्या होता है, स्पर्म आता है, मतलब फादर का स्पर्म और मदर का एग मिलके क्या करते हैं, जायगोट बनाते हैं। अब ये जायगोट के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो स्पर्म और एग है ना, ये भी एक तरह के सेल्स होते हैं। अब ये सेल मिलके जब जायगोट बनाते हैं, देन जायगोट हमारा बेबी रूम में फॉर्म होगा। अब जो जायगोट बना वो बना कहाँ से, भाई पेरेंट्स की कुछ क्वालिटी आई है, कुछ मदर की क्वालिटी आई है, तो उन दोनों की क्वालिटी से ही तो आया है। तो अब जो पेरेंट्स की क्वालिटी, जो मदर की क्वालिटी है ना, वो आई कहाँ से है, वो आती है हमारे डीएनए और आरएनए के थ्रू आती है। यानी कि डीएनए आरएनए हमारा मेन होता है जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट को अपने अंदर समा के रखता है। अब इसके बारे में डिटेल्स में आप सेकंड सेम में और पढ़ने वाले हो। तो यही हमारा क्या करता है, यही मेन हमारा क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। यानी कि अब जो इनका पेरेंट्स का सेल ये है ना, देन ये सेल हमारा क्या करेगा, जब इधर जाएगा तो इसका जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो मेन है, तो इसका डीएनए आरएनए हमारा यहाँ से डिवाइड होता जाता है। देन इसमें से इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो मेन हमारा डीएनए आरएनए होता है जो यहाँ पे होता रहता है। तो वही है जो जेनेटिक हमारा कंटेंट होता है, डीएनए होता है जो न्यूली फॉर्म सेल का, वो एग्जैक्टली सेम होता है जो हमारे पेरेंट्स के अंदर होता है। थोड़ा बहुत चेंज होता है क्योंकि भाई वो तो म्यूटेशन चलती रहती है, यानी कि कुछ ना कुछ चेंज चलता रहता है हमारा जनरेशन वाइज, लेकिन वो ऑलमोस्ट हमारे जो पेरेंट्स में होता है वही आता है। यही चक्कर है कि किसी के पेरेंट्स अगर थोड़े से टॉल होते हैं ना, लंबे, तो उनके बच्चे भी थोड़े से लंबे आपको देखने को मिलते हैं। और आप लोग अपनी क्वालिटीज़ अपने पेरेंट्स से मिला सकते हो। कहते हैं ना भाई, तेरी शक्ल तो मम्मी से मिल रही है, तू भाई पापा पे गया है, तेरे बालों का रंग पापा जैसा है, तेरी हाइट पापा पे गई है, तेरे जो चेहरा है वो मम्मी पे गया है, तू डरता मम्मी जैसा है। तो ये सब क्वालिटी इसीलिए हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, क्योंकि उन्हीं के सेल से मिलकर हम यहाँ पे बनते हैं। तो वही है कि पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है दो में, और ये दो आइडेंटिकल डॉटर सेल होते हैं, यानी कि ये हमारे इससे सेम आते हैं। अब ये हमारे बेसिकली दो टाइप्स के हमारा सेल डिवीजन होता है, एक होता है हमारा माइटोसिस और एक हमारा होता है मियोसिस। अब इसमें जो हमारा मीटोसिस होता है ना, माइटोसिस बोल दो या मीटोसिस, ये बेसिकली हमारे सेल्स होते हैं, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। अब जैसे मान लो जो हम अभी तक पढ़ रहे थे डिवीजन की, सेल है वो हमारा ऐसे ग्रोथ करता जा रहा है, तो इसमें हमारा मेनली माइटोसिस आता है, और इसी माइटोसिस को हम यहाँ पे सोमेटिक सेल डिवीजन भी बोल देते हैं। यानी कि ये जो आपको दिख रहा होगा सोमेटिक सेल डिवीजन, ये हमारा माइटोसिस के अंदर आता है, क्योंकि सोमेटिक हमारी पूरी बॉडी के बारे में होता है। जो हमारी सेल बॉडी होती है उसको सोमा बोलते हैं, सोमा का मतलब सेल बॉडी होता है यहाँ पे। तो सोमेटिक हमारे बेसिकली सेल बॉडी के बारे में जो नॉर्मल होते हैं, तो इसके बारे में बात की जा रही होती है, हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल डिवाइड करते हैं। तो जो हमारा माइटोसिस है, इसमें हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है, और ग्रोथ हमारी इस तरह होती है। तो इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हमारा सेम रहता है। यानी कि यहाँ पे मान लो अगर पेयर में हमारा 2n लिखते हैं हम, तो जब हमारे ये मान लो पेरेंट सेल है, तो जब ये डॉटर सेल में जाएगा तो यहाँ पे इस तरह 2n से 2n जाएगा। इसके बारे में फंडा मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा। देखो कुछ नहीं है, सिंपल आपको ये सुना होगा कि क्रोमोसोम हमारा पेयर में रहता है। अब कितने पेयर होते हैं भाई, ये कमेंट करके बताओ। थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए भाई, आप 11 12 इतना कुछ पढ़ के आए हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इक्विडेंशियल डिवीजन है, यानी कि मान लो अगर यहाँ जो पेयर ऑफ हमारे क्रोमोसोम है 2n है, तो हमारे सेम, यानी कि जो दोनों डॉटर सेल होंगे ना, उन दोनों में सेम सेम क्रोमोसोम का पेयर जाता है। तो सिंपल ये फंडा होता है। अब ये हमारा बेसिकली सोमेटिक सेल में होता है, जो हमारे पूरी बॉडी के सेल्स होते हैं वो। अब जो मियोसिस है ना, उसका फंडा क्या होता है कि जो हमारे गैमेट सेल्स होते हैं। अब गैमेट सेल कौन से होते हैं, तो गैमेट सेल हमारे जो पेरेंट्स के द्वारा, यानी कि जो मेल होता है उसके द्वारा हमारे स्पर्म सेल दिए जाते हैं, और जो फीमेल होते हैं उनके द्वारा हमारा ओवम सेल दिया जाता है, यानी कि एग या ओवम हम बोल देते हैं। तो ये जो हमारे होते हैं गैमेट सेल होते हैं। तो जब ये सेल्स का हमारा होता है, क्योंकि आपको बताया कि जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है ना, वो भाई हमारे जायगोट के बाद मिलकर बनी होती है। और जायगोट मैंने आपको बता दिया कि जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिलता है, देन ये जाके जो मतलब फीमेल की वेजाइना के जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है ना, यूट्रस होता है, ब्रूड होता है, वहाँ जाके जो जायगोट चिपक
पकता है, देन जाके ये जायगोट एक बेबी में कन्वर्ट होता है। तो जायगोट एक्चुअल में वो फर्स्ट सेल होता है हमारा, जिसके मतलब पूरी बेबी बनती है। तो ये जायगोट का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारे इस मियोसिस की मदद से होता है, यानी कि यहाँ पे बेसिकली हमारे जो गैमेट सेल है उनका फॉर्मेशन होता है। अब ये रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब मियोसिस भी दो टाइप्स की होती है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 हमारी बेसिकली रिडक्शनल है कि यहाँ पे 2n जो हमारे पेयर है ना वो रिड्यूस हो गए दो। इसके बाद हमारी इक्वेशनल है, अब जो n है वो हमारे यहाँ पे कॉमन चलते रहते हैं। तो इस तरह हमारी मियोसिस यहाँ पे काम करती है। अब मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि देखो इसके ना, आप यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे ये आपको नोट्स दिख रहे होंगे, तो ये हमारी देखो ऑलरेडी यूनिट 1 पूरी कवर है, और ये पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट केयरवेल फार्मा और क्रैश कोर्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो मियोसिस हमारा कवर है, पूरा मेटोसिस कवर है, ये मियोसिस कवर है, और ये देखो पूरा हमारा क्या होता है, जो हमारा मियोसिस है कि हमारा मेल और फीमेल दोनों के मतलब डिप्लॉयड सेल आते हैं 2n वाले। फिर ये यहाँ पे देखो रिडक्शन हुआ, इसका एन आया, इसका एन आया, देन ये हमारा फिर आगे जाके क्या इक्वेशनल में जाते हैं, देन हमारा जायगोट बनता है। और जब हमारा जायगोट बन जाता है देन जायगोट 2n बन गया, देन हमारे में होती है मीटोसिस, और माइटोसिस की मदद से जो हमारे ह्यूमन सेल्स हैं बॉडी के वो धीरे धीरे ग्रो करके अपने आप को आगे करते हैं। तो ये सब थोड़ा डिटेल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज इतना नहीं हो पाता, ना ही इतना हम आपको समझा पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो इसकी लॉन्ग वीडियो होगी जिसमें हमने पूरे में बात की होगी, ये आपको शायद चैप्टर जो हमारा होगा सेल डिवीजन वाला, ये पूरा सेल्यूलर वाला जो चैप्टर होगा ना, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 2, उसमें कंप्लीट आपको ये मिल जाएगा। तो आप थोड़ा डिटेल्स में भी इसको देख सकते हो। अब सिंपल हम यहाँ बात करें अगर अपने पहले मीटोसिस के बारे में, तो इसको हम या तो एम फेज भी बोलते हैं और माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। अब ये हमारा सेल साइकिल के अंदर आता है, तो सेल साइकिल भी मैं आगे आपको बता दूंगा, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है। तो बेसिकली जो हमारे ऑलरेडी मतलब एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं ना, उसके जो सोमेटिक सेल बोलते हैं, उनमें ये हमारी होती है, और यहाँ पे एक जो हमारा सेल होगा वो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल को बनाने का काम करता है। अब माइटोसिस के बारे में शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ समझ लेते हैं कि एग्जाम में देखो, एग्जाम में आता है ना, आपको समझने के लिए इतना कुछ चाहिए, लेकिन लिखने के लिए आपको इतना कुछ नहीं चाहिए होता। तो ये लिख दो, ये लिख दो, दो टाइप्स का हो गया। देन माइटोसिस, इसी को हम यहाँ पे सोमेटिक सेल डिवीजन बोलते हैं, इसके बारे में लिख दो। अब इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हमारे डॉटर सेल में और बाकी में हमारे सेम रहते हैं। अब ये हमारी बेसिकली दो पार्ट्स में होती है, एक हमारी होती है कैरियोकाइनेसिस, एक हमारी होती है साइटोकाइनेसिस। अब इसको ना थोड़ा सा यही समझ लो। अब जैसे मान लो ये हमारा सेल्स होता है, तो ये जो हमारा सेल्स है इसके अंदर ये न्यूक्लियस हमारा होता है। तो कैरियो का मतलब क्या होता है, कायरियो, जो इसको कार्यो बोल दो या कैरियो बोल दो, ये इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस हमारे दो होंगे, यानी कि पहले क्या हो जाएगा ना, ये सेल है तो इसमें एक न्यूक्लियस इधर, एक न्यूक्लियस, दो हो जाएंगे। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे होता है साइटोकाइनेसिस, यानी कि अब जो हमारा पूरा साइटोप्लाज्मा है इसका डिवीजन हो जाएगा। ये साइटोप्लाज्मा इधर ले लेगा इसको, ये वाला इधर ले लेगा, उसके बाद हमारे ऑर्गन वगैरह बन के ये हमारे एक अदर सेल बन जाएगा, ये हमारा एक अलग सेल बन जाएगा। इस तरह हमारा एक सेल दो में डिवाइड होता है। तो कैरियोकाइनेसिस में बेसिकली चार हमारे फेस होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। इनके बारे में बात करते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस वही है कि ये हमारी प्रोसेस है जिसमें जो सेल का न्यूक्लियस है वो हमारा दो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा। यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। पहला हमारा था प्रोफेस, तो इसमें क्या होता है कि ये एक बिगिनिंग है। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे क्रोमेटिन वगैरह हैं, अब इसका डायग्राम मैं यहाँ बना दूंगा, अभी आप थोड़ा सा इसके तरह समझ लो। अब जैसे ये हमारा सेल होता है पूरा, तो इसके अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अब जब मैंने आपको न्यूक्लियस का जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये हमारा पूरा क्रोमेटिन मटेरियल है ना, यही हमारा जेनेटिक का एक तरह से क्रोमोसोम का मटेरियल होता है स्टार्टिंग वाला। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मटेरियल है ये हमारा इस तरह से यानी कि पेयर्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, इस तरह आपको दिख रहा होगा। तो वही यहाँ पे क्या लिखा है कि ये हमारा फेज जब बिगिन होता है तो यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाता है हमारे क्रोमेटिन मटेरियल का, जो हमारा एक जेनेटिक मटेरियल होगा क्रोमोसोम का। तो इस तरह देखो कंडेंस यानी कि इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो हमारे सेंट्रोसोम थे, तो सेंट्रोसोम यहाँ दिख रहे होंगे, इस तरह के हमारे सब्सटेंस थे पूरे सेंट्रोसोम, ये वाले इस तरह आप बना देना। तो इनका काम सेल डिवीजन में आता है। तो अब भाई सेल डिवीजन हो रही है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है उसके दोनों तरफ इधर और इधर ये हमारे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस के दोनों तरफ हमारे क्या होते हैं, सेंट्रोसोम यहाँ पहुंच जाते हैं। और जो हमारे ऑर्गेनल्स थे जैसे गोल्गी पैटर्स, ईआर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर में, ये सारे हमारे डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे देन सेकंड फेज हमारा आता है मेटाफेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन थी, यानी कि ये मान लो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन थी, तो ये हमारी डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो एक तरह से फ्री हो गया न्यूक्लियस के बाद। इसके बाद जो हमारे क्रोमोजोल थे, कंडेंसेशन हो रहे थे ना, वो इस तरह से देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं। अब जो बीच वाला पार्ट है, इसको यहाँ पे ये पूरा दिख रहा होगा, ये हमारे सेंट्रोमेयर हो गए। इस बीच में जो इनको एक बिंदु सी होती है डॉट, इसको हम काइनेटोकोर्स बोल देते हैं। और ये जो दोनों होते हैं इसको हम क्रोमेटिड बोल देते हैं। यानी कि जो हमारा क्रोमेटिन था ना, वही हमारा क्रोमेटिड बन के यहाँ पे एक तो पेयर में गया, उसके बाद भी ये क्या करेगा, इस तरह से यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो एक पूरा का पूरा हमारा बन
बन जाता है, ये हमारा किस में होता है, मेटाफेज के अंदर। और ये जो मैंने बताया काइनेटोकोर, ये हमारा एक स्मॉल डिस्क शेप का होता है जो सेंट्रोम के हमारे इस पे प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद क्या होगा कि हमारे जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ना, वो अटैच हो जाते हैं हमारे इसी काइनेटोकोर के साथ में, और जो क्रोमोसोम है वो हमारे इनकी तरह मूव करते हैं। नहीं समझे? अब जैसे देखो ये हमारे बन गए। अब क्या होगा, ये जो हमारा काइनेटोर था जो आपको दिख रहे होंगे, यानी कि आप स्टार्टिंग समझो क्या हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा पूरा न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमेटिन मटेरियल था जो आपको दिखाया था, ये पेयर में यानी कि इस तरह बन जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा पेयर में बन गया। और जो हमारे सेंट्रोसोम थे जो इनको सेपरेट करते थे, वो हमारे इनके दाएं बाएं आ जाते हैं, यानी कि एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। तो इस तरह के बहुत सारे होते हैं जो इधर आ जाते हैं। अब देखो क्या हुआ, अब जो ये क्रोमेटिन इस तरह का पेयर में बनाता है, ये इस तरह से अपने आप को अटैच कर लेता है, यानी कि ये बीच में इस सेंट्रोमेयर के द्वारा क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, यानी कि इस तरह बन गया। जैसे मान लो दो पेनों को हमने बीच में बांध दिया गठरी से, तो इस तरह हमारे ये जो पेयर बनाता है ये हो जाता है क्रोमेटिन के। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनके ये किनारे है ना, यहाँ पे हमारे काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं जो एक डिस्क की तरह होते हैं। अब इनका फायदा क्या होता है कि अब जो हमारे यहाँ पे सेंट्रोसोम थे जो इनको मतलब सेपरेट करने वाले थे, उनसे हमारे स्पिंडल फाइबर यानी कि एक तरह से रस्सी जैसा कुछ निकलता है, और वो हमारा इसके साथ यानी कि जो काइनेटो है ना इसके साथ अटैच हो जाता है। तो इधर वालों ने क्या किया, इधर अटैच हो गया, ये वाला इधर इधर, और इस वालों ने इधर इधर करके इसको इस तरह से बाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगला काम क्या होता है, तो ये हमने दो यहाँ पे प्रोसेस अपने मेटाफेज तक समझ लिए। देन थर्ड यहाँ पे हमारा होता है एनाफेज वाला। अब एनाफेज में क्या होता है बेसिकली, अब ये मूवमेंट शुरू हो जाती है, यानी कि अब जो यहाँ पे ये खिंचे थे ना, जो हमने यहाँ पे देखे थे कि ये हमारे बंद गए थे, ये आपस में इस तरह खिंचना शुरू कर देंगे। और जब ये हमारे यहाँ मूवमेंट करेंगे तो अब देखो क्या हुआ, ये इस तरह के आधे हमारे इधर चले गए और आधे हमारे इधर चले गए। तो जब ये आधे आधे हमारे मूव कर जाएंगे तो ये नई जो हमारा क्रोमेटिन था वो दो पार्ट्स में चला गया, यानी कि आधा क्रोमेटिन इधर चला गया और आधा क्रोमेटिन हमारा इधर चला गया। तो ये हमारा एनाफेज में होता है। देन हमारा जो टीलोफेज है वो लास्ट स्टेज होता है, और इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम हमारे होते हैं जो पेयर में बन गए थे, वो अपने आप को दोबारा इंडिविजुअल होना शुरू हो जाते हैं और क्रोमेटिन मटेरियल की तरह देखने मिल जाते हैं। यानी कि अब क्या हुआ, देखो ये पूरा हो गया, तो अब क्या होगा, ये जो इस तरह पेयर में थे ये नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे। और देखो यहाँ पे नॉर्मल हो गया, हमारा क्रोमेटिन मटेरियल पूरा भर गया, सेंट्रोसोम अलग हो गया। और जब ये क्रोमेटिन पूरा बन गया तो यहाँ पे जो क्रोमेटिन से क्या है कि ये पूरा इधर और इधर करके ये दो न्यूक्लियस हमारा बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे दो न्यूक्लियस, देखो ये और ये दो न्यूक्लियस हमारे बन गए। इसके बाद जो भी हमारे मतलब बाकी का सामान था वो रीअपियर होना शुरू हो जाता है। जैसे न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन थी वो रीअपियर होना शुरू हो जाती है, यानी कि वापस आने लगती है। जो ऑर्गेनल्स थे वो हमारे वापस आने लगते हैं, यानी कि अब सेल अपने पहले जैसे होने लगता है। यानी कि ये समझो कि हमारा जब जैसा सारा कुछ होने वाला था तो इसके अंदर का जो सारा ऑर्गेनल्स था वो हमारा चला गया, और जब ये सारा कुछ हमारा डिवीजन हो गया यानी कि ये बट गए, देन हमारा सारा कुछ वापस आ जाता है। और इसके वापस आने के बाद देन हमारी होती है यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, यानी कि अब जब हमारे न्यूक्लियस पूरे हो जाते हैं तो इनके अंदर का जो साइटोप्लाज्मा है वो भी अपने आप को डिवाइड करेगा, और यहाँ पे साइटोप्लाज्मा डिवाइड होकर दो हमारे यहाँ पे डॉटर सेल बनके तैयार हो जाते हैं। तो न्यूक्लियस हमारा जो था वो हमारा उस पूरे यानी कि ये हमारे चार फेज थे, मेटाफेज सॉरी पहला हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इनके द्वारा हो जाता है। बाकी हमारा साइटोकाइनेसिस में हो जाता है। बाकी इसको याद करने के लिए एक वर्ड मैंने निकाला था पी मैट। पी मैट आप याद रखो, पी से हमारा प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज से आपको ये याद रहेगा। इसके बाद लास्ट में कैरियोकाइनेसिस। तो ये था हमारा पूरा माइटोसिस, या फिर आप लिख सकते हो सोमैटिक सेल डिवीजन के बारे में। समझा मैंने आपको अच्छे से दिया था, बाकी इनके जो डायग्राम थे वो यहाँ पे अटैच कर दिए जाएंगे। बाकी ऐसा नहीं है, अब इसके बाद जो मियोसिस आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि एग्जाम में कई बार होता है कि भाई मियोसिस की जगह मीटोसिस दे दिया, हमारे मियोसिस ये बदलता रहता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम सारा कुछ नहीं करा सकते, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि लॉन्ग इस वाले चैप्टर को देख लेना, बाकी हम आपको यहाँ पे करा देंगे। और बाकी तो भाई जो जो बचा हुआ है आप लोग लाइव क्लास में आना, हम लोग भाई ऐप पर जो लाइव क्लास करेंगे उसमें हम बचे हुए टॉपिक को डिस्कस करने वाले। थोड़ा सा बात करते हैं हम अपने सेल साइकिल के बारे में। अब देखो सेल साइकिल एक्चुअल में क्या होती है, तो आपको ये बात पता, अब तक देखो आपने माइटोसिस पूरा पढ़ लिया और सेल डिवीजन पढ़ लिया, तो हमने क्या समझा कि जैसे एक ही हमारा पूरा सेल है और ये सेल क्या कर रहा है, अपने आप को दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में इस तरह से डिवाइड कर देता है, तो ये होती है सेल डिवीजन। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो यहाँ से ये बन गया, यानी कि इस वाले सेल से हमारा ये डिवाइड हो गया। अब आगे जाके क्या करना है कि इसको भी तो डिवीजन करना है ना, वही हिसाब है जो भाई हमारे रियल जनरेशन में चल रहा है, वही सेम बनना कि अब इसको भी जब डिवीजन करना है तो ये भी क्या करेगा, 1 से 2 में जा रहा है। तो इसी को हम यहाँ पे साइकिल बोल देते हैं कि जब इस सेल ने क्या किया, यहाँ पे ग्रोथ कर दिया, देन ये वाला यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, तो कंप्लीट एक डिवीजन, यानी कि जब एक सेल अपने आप को 2 में डिवाइड कर रहा है तो ये जो पूरी साइकिल चलती रहती है, यहाँ पे एक सेल दूसरे में जा रहा है, फिर वो आगे डिवाइड हो रहा है, तो इसी को हम यहाँ पे सेल साइकिल बोल देते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि एक्चुअल में सेल साइकिल के अंदर हो क्या रहा है। अब जैसे ये मान लो कि हमारा ये सेल था, ठीक है, अब ये मान लो ए सेल है हमारा, अब ये ए सेल हमारा बी और सी यहाँ पे 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया।
अब यहाँ पर जब ये सेल को डिवाइड होना होता है ना, तो डिवाइड होने से पहले सेल को तैयार होना होता है कि भाई वो क्या हो अपने आप को डिवाइड कर सके। और इसके लिए ये पूरी हमारी जो साइकिल है वो 24 आवर की होती है। और इस 24 घंटे में जो 23 घंटे है ना, वो सिर्फ 23 घंटे हमारे सेल को प्रिपेयर करने में लग जाते हैं कि सेल अब सेल डिवीजन कर सकता है। यानी कि सिंपली आप ये बंदा समझो कि जैसे आप लोग एग्जाम देते हो ना, अब जैसे आपका मान लो पूरा का पूरा सेमेस्टर 6 महीने का होता है, ठीक है। अब इस 6 महीने में लगभग 5 महीने आप क्या करते हो, पूरी अच्छे से तैयारी करते हो, स्टडी करते हो। उसके बाद आपके आखिरी मंथ में क्या होता है कि आपके एग्जाम होते हैं, तो उस एग्जाम भी आपका बेसिकली एक दिन का होता है, ठीक है। एक दिन में आपका कोई एग्जाम हो जाएगा, तो उस एक दिन के एग्जाम के लिए आप लगभग 5 से 6 महीने स्टडी करते हो, तैयारी करते हो, देन जाके आप उस एग्जाम को देते हो। सेम फंडा यहाँ हमारा होता है कि ये सेल हमारा क्या करेगा, जब डिवाइड करेगा ना अपने आप को, तो उसको डिवाइड करने के लिए सिर्फ 1 घंटा लगता है। यानी कि सेल डिवीजन जो होता है एक्चुअल में उसमें सिर्फ 1 आवर लगता है, लेकिन उसको डिवाइड होने की प्रिपरेशन में हमारे लगभग 23 आवर लग जाते हैं। तो 23 घंटे तैयारी करने के बाद कोई भी सेल हमारा क्या होता है, एक सेल से 2 में डिवाइड होता है। और एक कंप्लीट 24 आवर की पूरी पूरी साइकिल होती है, इसको हम सेल साइकिल बोल देते हैं। तो जब भी आपके पास आएगा आपको इसी तरह लिख के आ जाना है शॉर्ट में कि द सिक्वेंस ऑफ इवेंट, यानी कि हमारे पूरे जो सिक्वेंस होते हैं कि इवेंट पूरा होता है, उसमें क्या होता है कि सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है। अब जीनोम का मतलब क्या होता है, आपको ये तो मैंने अभी बता ही दिया माइटोसिस में, कि जैसे जो भी पेरेंट्स के अंदर होता है वो सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपके अंदर जाती है। अब ये जाने के लिए क्या जरूरी है कि जैसे आपको पता है हमारे हाथ के जो सेल्स हैं वो भाई सेम जब होंगे ना, तभी आगे जाके हमारे सेम फंक्शन शो करेंगे। तो इसके अंदर जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो हमारे डीएनए आरएनए के अंदर है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा डीएनए और आरएनए ना, उनका रेप्लिकेशन होता है, वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं सेल के अंदर ही। और जब वो तैयार हो जाते हैं देन वो क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइडेशन उनका शुरू होता है। तो जो हमारे सेल डिवीजन था माइटोसिस, उसमें तो एक्चुअल में डिवाइडेशन हो रहा था, वो सिर्फ डिवाइड हो रहे थे, लेकिन जो उनकी तैयारी हो रही थी वो हमारी पहले ही हो जाती है। तो सेल साइकिल बेसिकली क्या है कि इसमें जो सेल होते हैं वो अपने जीनोम को, जो उनका डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसको डुप्लीकेट करता है। उसके बाद सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनका बनना शुरू हो जाता है, और बाद में ये हमारे क्या करते हैं, डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं। अब इसमें बेसिकली 2 फेज हमारे होते हैं, एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज। एम फेज हमारा वही माइटोटिक फेज है, और इसी माइटोटिक फेज को हम यहाँ पे मीटोसिस बोल देते हैं। तो इंटरफेज में सिंपली हमारी प्रिपरेशन होती है कि कोई सेल हमारा डिवाइड होगा, उससे पहले उस तैयारी करता है। और एम फेज में हमारा डायरेक्टली डिवीजन होता है। अब जो हमारा इंटरफेज है वो बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड है, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। अब देखो आपको जब भी एग्जाम में आता है ना, आपको ये वाली साइकिल बना के आनी पड़ेगी। और अगर आपको ये याद होगी आपको पूरा सेल साइकिल समझ आ जाएगा। अब सेल साइकिल कितने भी नंबर में आता है, अगर 2 में आता है तो आप सिंपली इसको डिफाइन कर देना, ये लिख के आ जाना। अगर 5 में आता है, 7 में आता है, 10 में आता है, आपको ये बना के आना पड़ेगा। अगर सिर्फ 5-7 में आता है आप ये बना के आ जाओगे, आपका ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में ये लिख के आ जाना। 7 में आता है तो देखो इसके अंदर क्या हर फेस में क्या क्या होता है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी मैंने लिख दिया, ये लिख के आ जाना है। और पूरा अगर 7 या 10 में आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, ये फेस लिखने पड़ेंगे, फिर ये पूरी बनानी पड़ेगी, देन एक एक फेस के बारे में अच्छे से लिखना पड़ेगा। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इसी वाली साइकिल के अंदर है। तो अगर एक बार आप ये सीख गए तो बाकी की इनकी बातें तो आप बना बना कर लिख के आ जाओगे। तो सिंपली हम बात करते हैं कि पहले जो हमारा पूरा फेस है, यहाँ अंदर से लेते हैं, ये 2 फेसेस में डिवाइड है। पहला हमारा होता है एम फेज, और सॉरी पहला हमारा होता है इंटरफेस। तो इंटरफेस लगभग हमारा जो है 23 आवर का होता है। और इस पूरे इंटरफेस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, और इसको हम यहाँ पे रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पर हमारा सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है, वो रेस्ट कर रहा होता है। तो सिंपली अगर हम एक सेल का एग्जाम्पल ले लें, तो मान लो ये हमारा सेल है, तो ये क्या कर रहा है एक्चुअल में 23 आवर के लिए सिर्फ रेस्ट कर रहा है, यानी कि रेस्टिंग पोजिशन पे है, और अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि ये भी डिवाइड हो सके। तो ये हमारा हो गया इंटरफेस। अब इसके बाद जो 1 घंटा होता है हमारा, वो होता है एम फेज या सेल डिवीजन, इसमें हमारी सेल डिवीजन होती है। अब जो इंटरफेस है ये हमारे 3 फेज में डिवाइड है। पहला हमारा आता है G1 फेज। अब जो G1 फेज है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज, क्योंकि इसमें जो हमारा सेल था उसका ग्रोथ शुरू होता है। अभी ये मानो कि ये जो हमारा सेल है ना, ये बिल्कुल मैच्योर नहीं है, सिर्फ हमारा बन गया, यानी कि जो पुरानी वाली साइकिल थी उससे हमारा एक सेल बन के आ गया। अब ये बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी इसमें क्या क्या होने वाला है ये समझते हैं। पहला हमारा था G1 फेज, तो इसमें क्या होता है कि अब इसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है, और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज। और ये ग्रोथ हमारी लगभग 10 घंटे तक चलती है, यानी कि जो पहला फेज है वो हमारा 10 घंटे का होता है, और इसमें सेल की ग्रोथ होती है। अब क्या क्या होता है, तो इस सेल के अंदर हमारा एटीपी बनना शुरू होता है, हमारा न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियस के अंदर हमारा थोड़ा सा पार्ट है जेनेटिक मटेरियल, उसमें न्यूक्लियोटाइड बनना शुरू होता है। इस वाले सेल के अंदर हमारा आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस का होना बनना शुरू होता है। और लास्ट में क्या होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें डीएनए जो रेप्लिकेशन होती है ना, उसकी तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि डीएनए बनना शुरू नहीं होता, यहाँ पे तैयारी शुरू हो जाती है। तो इतना कुछ होता है हमारा पहले फेज यानी कि G1 फेज में।
उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है सेकंड फेज, और सेकंड फेज हमारा होता है एस फेज। तो एस फेज को हम यहाँ पे सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, यानी कि इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फेज हो जाता है और ये लगभग 9 घंटे तक चलता है। यानी कि पहले वाला 10 घंटे चला, ये हमारा 9 घंटे तक चलेगा। और इसमें सिंपली क्या होगा कि अब जो डीएनए की तैयारी हुई थी ना, वो यहाँ पे डीएनए बनना शुरू हो जाता है। यानी कि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है। जैसे ये हमारा डीएनए होता है तो क्या होगा कि इसका एक स्ट्रैंड, इसका एक स्ट्रैंड आ गया, और देन यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव मेथड से हमारा डीएनए बनना शुरू हो जाता है। ये आपको सेकंड सेमेस्टर में अच्छे से देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे क्रोमोसोम, अब आपको पता है इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो वो क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि जब क्रोमोसोम अपने आप को कंप्लीट करेंगे तभी तो आगे जाके वो डिवाइड होंगे, तो रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। और जो हमारे सेंट्रियोल थे उनका भी डुप्लीकेशन शुरू हो जाता है। अब जो हमारे सेंट्रोसोम थे जो इसको सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे थे, वो भी हमारे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी अमाउंट बढ़ेगी, जिससे क्या होगा जितने ज़्यादा सेंट्रोसोम होंगे हमारा जो सेल डिवीजन होगा उसमें हमारी ये हेल्प करेंगे। तो सिंपली ये इस तरह समझो कि आपको चाय बनानी है, और चाय बनाने से पहले आप तैयारी कर रहे हो कि आपने पहले दूध लेके आए, आप चाय पत्ती लेके आए, चीनी लेके आए, आपने अपना पतीला तैयार किया, धो के सब तैयार कर लिया, उसके बाद आपने उसको गैस पे चढ़ाया, फिर आपने दूध डाला, बॉईल किया, ये सारा कुछ फंडा करते हो। तो उससे पहले आप पूरी तैयारी कर रहे हो, सारा सामान लेके आ रहे हो, तैयारी कर रहे हो बैठ के, अदरक ले आए, चीनी ले आए, कुछ भी कमी ना पड़े। वही सेम हो रहा है कि सेल डिवाइड होने से पहले पूरी तैयारियां चल रही कि यहाँ पे ये सब आ गया पूरा हमारा, फिर एस फेज में हमारा ये सब सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है। देन हमारा थर्ड फेज आता है G2 फेज। अब ये G2 फेज हमारा 4 घंटे तक चलता है, और इसको हम सेकंड ग्रोथ फेज नाम से जानते हैं। यानी कि पहला हमारा ग्रोथ फेज ये था, इसमें ये ग्रोथ कर रहे थे तो ये हमारे ना बनना शुरू हो गए थे। सेकंड में हमारा डीएनए रेप्लिकेशन, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो सिंथेसाइज हो गया, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि मेन हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन जरूरी होता है। एक बार न्यूक्लियस हमारा डिवाइड हो गया, बाकी सब तो हमारा ऑटोमेटिक बनते रहते हैं। देन थर्ड हमारा G2 फेज है, इसको भी हम सेकंड ग्रोथ फेज बोलते हैं, और इसमें जो हमारे पहले में बन रहे थे वही चीज़ें आगे कंटिन्यू होती हैं। तो यहाँ हमारा आरएनए बनता है। अब आपको बताया कि डीएनए से ही आरएनए हमारा बनता है, और जब आरएनए डीएनए बन जाते हैं देन इनकी मदद से हमारा प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस हमारी होती है राइबोसोम की मदद से, वहाँ पे mRNA, tRNA, अमीनो एसिड, इन सबको मिला के हमारा प्रोटीन बनता है। तो ये हमारा देन यहाँ पे शुरू हो जाता है सेकंड ग्रोथ फेज में। तो ये सब हमारा यहाँ पे बनता है। तो जो हमारा पहले में बना था फर्स्ट फेज में, वही हमारा यहाँ पे थर्ड इसमें बनता है, क्योंकि ये सेकंड ग्रोथ फेज है और इसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल पूरा बनकर तैयार हो जाता है। तो अगर इनको पूरा याद भी करना होगा तो G1 फेज हमारा 10 घंटे तक चलता है, पहला ग्रोथ फेज है, ये जो हमारा बनता है और इसको हम सेल ग्रोथ नाम से जानते हैं। सेकंड हमारा एस फेज है, इसको हम सिंथेसिस फेज नाम से जानते हैं, और इसको हम बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन इसमें एक मेन काम होता है उस नाम से जानते हैं। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा, क्रोमोसोम बनेंगे और सेंट्रियोल हमारा डुप्लीकेट होता है। फिर हमारा थर्ड था G2 सेकंड ग्रोथ फेज, इसको हम प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस नाम से जानते हैं। यानी कि अब ये हमारा आखिरी फेज है, इसके बाद डायरेक्टली हमारा जो है सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और इसमें आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस हमारा बन जाता है। तो इस तरह चलता है, पहला 10 घंटे, 9 घंटे, फिर 4 घंटे, टोटल मिला के हमारे 23 आवर यहाँ पे हो चुके हैं। तो अब हमारा यहाँ पे आखिरी आता है माइटोसिस फेज, या इसको हम एम फेज बोलते हैं। तो ये 1 घंटे का होता है और इसमें सेल डिवीजन शुरू होता है। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ही ली अपनी कि यहाँ पे पहला हमारा होता है प्रोफेज, फिर होता है मेटाफेज, फिर होता है एनाफेज, फिर होता है टी फेज। इसको याद करने के मैंने आपको टर्म बताया था पी मैट, आपको ये पी मैट याद रखना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और जब इसमें क्या होता है बेसिकली जो हमारा न्यूक्लियस है उसका डिवीजन होता है, और जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं देन हमारे यहाँ पे आता है साइटोकाइनेसिस, और इस साइटोकाइनेसिस में ये हमारे 2 में डिवाइड हो जाता है और हमारे 2 एक से मतलब 2 यहाँ पे डॉटर सेल बन जाते हैं, और ये चारों के चारों हमारे कैरियोकाइनेसिस के अंदर आते हैं। अब देखो आपको ये भी पता होगा कि हमारी जो बॉडी है ना उसमें कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जो हमारे ग्रोथ नहीं करते, वो जितने थे उतने ही हमारे रहते हैं स्टार्टिंग से एंड तक, थोड़ा बहुत ही मिनिमल ग्रोथ दिखाते हैं। तो जो ऐसे सेल्स होते हैं वो यहाँ के बाद हमारे चले जाते हैं G0 फेज में, और जो G0 फेज है इसमें हमारी ग्रोथ नहीं होती, ये नॉर्मल चलते रहते हैं। अब टाइम आया कि उसमें ज़्यादा मतलब मर गए सेल्स और उनको जब ग्रोथ होना होगा तो ये वाले फेज हमारे फिर से यहाँ पे आ जाते हैं और G1 फेज में चले जाते हैं और फिर से हमारी ग्रोथ इनकी शुरू हो जाती है। तो इस तरह हमारी यहाँ पे सेल ग्रोथ पूरी चलती रहती है। तो ये थी हमारी साइकिल, आपको लिख के आना होगा, सबके बारे में लिख देना कि ये पहला फेज, देखो इसको लिखो इंटरफेस क्या होता है कि इसमें बेसिकली प्रिपेरेशन होती है। फिर G1 फेज में हमारा ये पूरा बनता है, ये फर्स्ट कोर्स फेज है, JS में ये होता है, सेल में ये होता है, सबके बारे में जो डिटेल्स है ना यही आप लिख के आ जाओगे, आपका मोर देन इनफ हो जाएगा। तो आई होप बाकी माइटोसिस के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया, तो इसको भी लिख के आ जाओगे, आपका सेल साइकिल ही 5, 7, 10 नंबर जितने में चाहो उतने में आप इसको लिख के आ सकते हो। तो अब अगर हम बात करें टिश्यू के बारे में कि टिश्यू क्या होते हैं, और टिश्यू के अंदर पहले बात कर लेते हैं। तो देखो आपको ये बात पता है कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है सेल्स से मिलकर बनी होती है, और जब हमारे सेल्स मिल जाते हैं आपस में यानी कि उनका एक ग्रुप बन जाता है तो उसी को हम टिश्यू बोल देते हैं। अब टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सम सेल विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब ये डेफिनेशन ये मानो कि जब मैं 9th क्लास में था, अभी तो भाई मेरी M.Pharm सारा कुछ मतलब ऑलमोस्ट हो ही गया है, उस टाइम जब मैं भाई 9th क्लास में था तब हमारे सामने एक टिश्यू वाला चैप्टर आया था, और इसको हिंदी में
में ऊ तक बोलते थे। तो उस टाइम में महाराष्ट्र में पढ़ रहा था, तो भाई सर थे ना, बता कैसे बोलते थे, जैसे ही क्लास में घुसते हुए एकदम बोलते थे, आज क्या हमारा टॉपिक है बच्चों, टिश्यू, ग्रुप ऑफ सम सेल टिश्यू। पहले दिन टोटल इंग्लिश में सर टिश्यू पढ़ा के चले गए, हम लोग को कुछ भी समझ नहीं आया ऊपर से। देन धीरे धीरे जब जान पहचान हुई तब हमने सर से बोला, सर प्लीज़ थोड़ा हिंदी यूज़ करो, वो सब करके बड़ा अच्छा लगता था, वो गोल्डन टाइम था, वही मज़ेदार होता था। ठीक है, तो यहाँ पे टिश्यू हमारा क्या होता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं वो जब आपस में मिल जाते हैं, ग्रुप बन जाता है, तो वो हमारा टिश्यू कहलाता है। अब ऐसा नहीं होता, जैसे मान लो ये हमारे सेल्स हैं, तो जब आपस में मिल गया तो एक टिश्यू बन गया। अब जितने ही हमारे सेल्स हैं ना, ये एक सेम तरह के होते हैं, और जब ये पूरा बन जाते हैं तो सभी सेम फंक्शन देते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि मान लो ये टिश्यू बन गया और इसमें मान लो ये ए है सेल, ये हमारा बी सेल है, तो ए का काम कुछ और है और बी का काम कुछ और है, तब भाई ये आपस में मिलकर काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टिश्यू हमारा उन सेल्स का बनता है जो मिलकर भाई यहाँ पे काम करते हैं, यानी कि एक जैसा काम करेंगे। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि विच आर सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि जो यहाँ पे ये सेल्स हैं लगभग सबका जो शेप है वो आपको सिमिलर दिख रहा होगा और सबका जो काम है वो हमारा सिमिलर होगा, तब जाके वो हमारा एक टिश्यू कहलाता है। तो ईच टिश्यू कैरी है यूनिक फंक्शन, यानी कि जो भी हमारा एक टिश्यू होगा वो एक यूनिक फंक्शन कैरी करता है हमारे पूरे बॉडी के अंदर, और ये बेसिकली हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गन में उनमें पाया जाता है। क्योंकि भाई सिंपल सा फंडा है कि जब बहुत सारे सेल मिलेंगे तब वो टिश्यू बनाएंगे। तो मल्टी सेलुलर का मतलब है कि जिनमें सेल्स ज़्यादा होते हैं। अब अगर किसी में एक ही सेल है तो भाई टिश्यू तो वो बना ही नहीं सकता। अब जो हमारा एक ब्रांच होती है हिस्टोलॉजी, इसके अंदर बेसिकली हम जो टिश्यू होते हैं ना उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो इसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम हिस्टोलॉजी बोल देते हैं। तो थोड़ा सा आप ये भी बना के आ जाना, आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू के बारे में। तो बेसिकली 4 मेजर कैटेगरी में हम अपने टिश्यू को क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें बेसिकली पहला हमारा आता है एपिथेलियल, दूसरा हमारा आता है कनेक्टिव, तीसरा हमारा आता है मस्कुलर, चौथा हमारा आता है नर्वस। तो इसमें जो एपिथेलियल और कनेक्टिव है ना, ये हमारे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं। अब अभी हम यहाँ सारा कुछ कवर नहीं कर सकते थे, इसीलिए अभी हमने कनेक्टिव टिश्यू को यहाँ पे कवर किया हुआ है। बाद में आप लोग अगर बोलोगे तो हम भाई वहाँ पे जो हमारी लाइव क्लास होंगी ऐप के अंदर, वहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि इनको भी अच्छे से कवर करवा पाएँ। फिर हमारे जो मस्कुलर और नर्वस है ये भी हमारे कई बार आ जाते हैं। देखो नर्वस के ऊपर आता है तब तो आप लिख के आ ही सकते हो, थोड़ा बहुत आपके लिए चलता है। तो चलो एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारा जो इंपॉर्टेंट अभी है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसके बारे में हम यहाँ अच्छे से बात कर लेते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू का भी आप यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हो कि ये बेसिकली हमारा 5 टाइप में डिवाइड है। पहला हमारा होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर हमारा आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फिर हमारा आता है कार्टिलेज, बोन और ब्लड। अब जो लूज है ये भी फर्दर हमारा 3 में है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस, रेटिकुलर, डेंस इरेगुलर और हमारा प्लास्टिक। तो इस तरह हमारे कनेक्टिव टिश्यू काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मतलब यहाँ पे डिवाइड होते हैं, एक बहुत ही लेंथी टॉपिक होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे वो टिश्यू होते हैं जो हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब जैसे मान लो जैसे हम सिंपल मानते हैं, मान लो एक हमारा ये ऑर्गन है ए हो गया, एक हमारा ये ऑर्गन है बी ऑर्गन हो गया। तो अब ये जब आपस में कनेक्ट होंगे ना, तो ये मान लो कि भाई मोस्टली चांस है कि इन दोनों के बीच में जो टिश्यू जो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है वो हमारा कौन होगा, वो हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का नाम ही यही है कि वो कनेक्ट करने का काम करता है, यानी कि डिफरेंट जो हमारे पार्ट्स हैं बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको आपस में जोड़े रखने का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। अब ये हमारा मोस्ट डाइवर्स यानी कि बहुत ज़्यादा और वाइड स्प्रेड टिश्यू है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी के ऑलमोस्ट हर एक ऑर्गन में ये वाला टिश्यू पाया जाता है। तो ये हमारा लार्ज, अब इसमें लार्ज अमाउंट में हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है। इसमें कुछ हमारे सेल्स कम होते हैं और इसके बाद इसमें फ्लूइड हमारा और ये सब ज़्यादा पाया जाता है, कुछ फाइबर वगैरह हमारे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसको डिफाइन अगर इसको क्लासीफाई करेंगे तो वही 3 पार्ट्स में बेसिकली लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और हमारे कुछ अदर्स आ जाते हैं। लूज में हमारे एरियोलर हो गया, एडिपोस हो गया, रेटिकुलर हो गया, डेंस में हमारे रेगुलर, इरेगुलर, इलास्टिक और अदर्स में कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड ये सब हो जाते हैं। अब हम बात करें अगर लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो ये हमारे वो सेल्स होते हैं जो लूजली अरेंज होते हैं, यानी कि देखो इनके अंदर फिब्रस, ग्राउंड सबस्टेंस ये सब पाए जाते हैं ना, तो ये लूजली अरेंज होते हैं। और इसमें वस्कुलर यानी कि हमारे इसमें ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है जो ब्लड वगैरह को प्रोड्यूस करती है और लगभग हमारे मतलब एपिथेलियल के पास इसकी सप्लाई पहुंचाती है। अब ये हमारे सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होते हैं जो हमारे बॉडी के सेवरल पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। अब मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि देखो कनेक्टिव टिश्यू का आपको देखो जितने भी टिश्यू है ना इतना ज़्यादा कोई हैवी नहीं है और क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, बहुत कम क्वेश्चन हमारे टिश्यू से आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन हमारे पहले सेल्स वगैरह से ही आ जाते हैं। तो इसमें जो हमारा लूज कनेक्टिव है इसमें
इसमें भी हमारे डिफरेंट टाइप्स आते हैं। पहला हमारा आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है और कनेक्टिविटी में हेल्प करता है। तो ये हमारे स्किन को जो स्ट्रक्चर होते हैं ना बाकी के, उनसे कनेक्ट करके रखता है। अब जैसे मान लो हमारे ये हाथ है, मान लो, तो हाथ के ऊपर जो हमारी स्किन होगी, तो वो स्किन और ये हाथ जो आपस में कनेक्ट होंगे वो हमारे इस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की मदद से होते हैं। अब ये हमारा बेसिकली जो मसल्स हो गए, हमारे मसल्स हो गए और स्किन के नीचे, यानी कि स्किन और मसल्स जो आपस में कनेक्ट है वो हमारे ब्लड वेसल्स या नर्व्स, इन सब में ये हमारा प्रेजेंट होता है। अब इसका डायग्राम थोड़ा देख सकते हो, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये फिब्रोब्लास्ट हो गया, यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर में दिख रहे होंगे ये हमारे कोलेजन फाइबर हैं, तो एक्चुअल में हमारे व्हाइट कलर के होते हैं, यहाँ बनाने के लिए ब्लैक बनाया है। फिर हमारे जो आपको ये दिख रहे होंगे ग्रीन में, ये हमारे इलास्टिक फाइबर होते हैं जो येलो कलर के होते हैं। ये जो रेड कलर में दिख रहा होगा ये हमारा रेटिकुलर फाइबर है, और ये हमारी ब्लड वेसल्स है। ये हमारे कुछ मैक्रोफेजेस हैं, तो ये सब हमारे इसमें पाए जाते हैं। सेकंड हमारा होता है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे फैट सेल वगैरह को कंटेन करता है, और फैट सेल का मतलब क्या है कि ये हमारी जो एनर्जी वगैरह होती है ना उसको भी स्टोर करने का काम करता है। तो मेनली एडिपोस टिश्यू का काम क्या होता है, ये हमारे एडिपोसाइट्स जो हमारे फैट सेल्स होते हैं उनको कनेक्ट करेगा, स्टोर करता, कंटेन करता है, और जो हमारी एनर्जी होती है ग्लूकोज वगैरह एक्स्ट्रा उसको स्टोर करने का काम करता है। अब ये भी हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, बाकी इंटरनल ऑर्गन में और बोन मैरो वगैरह में। अब आप लोगों ने वो सुना होगा ना कि भाई मोटापा आ रहा है, तो वो जो हमारे एडिपोस टिश्यू होते हैं ना उनमें हमारा जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है। अब अगर कोई बंदा ज़्यादा खाता है, एक्सेस में खाता है, उसका लीवर भी भर गया, उसके बॉडी में भी हेल्प हो गया सारा कुछ, तो उसके बाद जो हमारे ये ग्लूकोज होता है एक्स्ट्रा वाला वो हमारे एडिपोज टिश्यू में चला जाता है, जिनको हम फैट सेल बोलते हैं, और उसी की वजह से बंदे में मोटापा आता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही एक्चुअली हमारा पार्ट है। तो ये हमारे फैट, ब्राउन फैट, इन सबको मतलब क्या है प्रोड्यूस करके रखता है। अब इसमें हमारा ये पूरा आ रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, इसमें न्यूक्लियस होते हैं, ये हमारे कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं। अब ये जो आपको दिख रहे होंगे ये हमारे फैट सेल है, तो ये हमारे व्हाइट फैट सेल है, ये हमारे ब्राउन फैट सेल है। तो इनको ये हमारा मतलब स्टोर करके रखता है इस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। देन हमारे यहाँ पे आता है रेटिकुलर टिश्यू। तो ये बेसिकली बहुत ही पतले होते हैं, और ये रेटिकुलर फाइबर से मिलके हमारे बने होते हैं, यानी कि सिंपल इसमें रेटिकुलर फाइबर पाया जाता है। अब ये हमारा बेसिकली जो स्प्लीन होता है ना, लिम्फ नोड्स होते हैं या बोन मैरो होता है, इनमें ये पाया जाता है। स्प्लीन एक हमारा पार्ट होता है, डाइजेस्टिव के पास आपको दिख जाएगा। फिर जो लिम्फ नोड्स हैं, जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, उनके जो लिम्फ नोड्स होते हैं, इसके बारे में शायद आपको पेरिफेरल के अंदर डिटेल्स में देखने को मिलेगा। अब देखो हमें तो सब कुछ पढ़ा, हम तो भाई 8 सेमीटर सारा कुछ देख चुके हैं, लेकिन आप अभी फर्स्ट में हो तो आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। आपको लिमिटेड जितना दिया है अभी उतना ही समझो, धीरे धीरे आपकी आदत पड़ेगी तब आप डीप में जाना। फिर हमारे बोन मैरो वगैरह में प्रोड्यूस होता है। अब इसका मेनली काम क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमारे जो ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं इनकी प्रोडक्शन में भी हमारा ये हेल्प करता है। अब ये आपको पूरा दिख रहा होगा, तो ये जो रेड कलर में ये पूरे हमारे रेटिकुलर फाइबर हो गए, और ये पूरे हमारे रेटिकुलर सेल्स हो जाते हैं। देन हमारा सेकंड टाइप यहाँ पे आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस फाइबर, तो आपको पता है कि डेंस का मतलब होता है थोड़ा सा, मतलब डेंसिटी होता है ना, थोड़ा सा बल्कि भारी। तो ये डेंसली पैक होते हैं, यानी कि भर भर के इनमें पैक होते हैं, और इनमें रोप यानी कि रस्सी जैसा स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। अब इसमें फिब्रोसाइट, फिब्रोब्लास्ट और फाइबर्स, ये सब हमारे लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। पहले में ये सब कम अमाउंट में थे, क्योंकि वो लूज कनेक्टेड थे। ये डेंस है तो इनमें लार्ज अमाउंट में ये सारे के सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं। अब इसमें पहला आता है डेंस इरेगुलर। तो इसमें जो हमारा कोलेजन फाइबर होता है, अब ये आपने देखा होगा कोलेजन निकालते हैं, फाइबर निकालते हैं, ये सब बॉडी के पार्ट्स हैं, जो नाम आपको अभी अजीब लग रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे, यानी कि ये सब आपको बहुत कॉमन लगेगा। तो ये बहुत ही इरेगुलर वे में मतलब स्टोर होते हैं, और इसके बाद ये थिक होते हैं, मैट और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू एक तरह से इनको माना जाता है। अब जो हमारे बाहर की जो लेयर होती है, जैसे किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया, जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठोस होती है ना थोड़ी सी, वो हमारे इन्हीं डेंस इरेगुलर टिश्यू से बनी होती है। अब ये मत कहना कि सर ये सब क्या पढ़ रहे हो, भाई आपके बॉडी का पार्ट वही तो पढ़ रहे हो। जैसे ये डेंस इरेगुलर टिश्यू है, तो जो आपकी किडनी हो गई, तो किडनी की जो कवरिंग है वो हमारी इसकी बनी होती है। अब इधर और बाकी अगर देखा जाए, ये आपके प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब एडिपोज क्या, जो मोटापा आ रहा है, तो मोटापा में जो आपके मोटे वाले सेल हैं जो स्टोर कर रहे हैं, वो आपके एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हो गए। तो इसी तरह से आपका सारा का सारा टिश्यू तो होता है यहाँ पे। तो ये डेंस रेगुलर हो गया। इसके बाद हम यहाँ बात करें नेक्स्ट अपने डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम है, बस इसमें जो कोलाजन फाइबर है वो पैरेलल यानी कि अरेंज वे में होता है। उसमें रेगुलर होता है, इसमें रेगुलर अरेंज होता है। अब इसके बाद क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी दे देता है। अब ये बेसिकली जो हमारे हाथ पैर के जो टेंडन्स होते हैं ना, लिगामेंट्स वगैरह होते हैं, यानी कि मसल से बोन कनेक्ट होती है, तो ये हमारे हाथ पैर हो गए, घोड़े बोलते हो आप लोग जिनको, उनमें होती हैं। अब ये इस तरह दिख रहा होगा। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो भाई ठोस है यानी कि मजबूत है, दूसरा क्या है, ये जो कोलेजन है ना इस तरह से स्लाइड कर सकते हैं, और इस वजह से क्या है, हम जब मान लो उंगलियां हमारी तो ये ऐसे मूव कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या है कि हमारी मूवमेंट भी हो पा रही है, यहाँ पे मेरी नस भी हिल रही है, तो ये मूवमेंट वगैरह इन्हीं की वजह से हो पाती है। तो ये बेसिकली हमारे जो टेंडन्स वगैरह होते हैं उनमें पाया जाता है। अब इसमें रेगुलर कोलेजन फाइबर हो गया, ये इलास्टिक्स हो गए, ये इसके न्यूक्लियस हो गए,
गए जिनको फिब्रोब्लास्ट सेल भी हम बोल देते हैं, तो ये डेंस एग्रेगर हो गया। इसके बाद हमारा इलास्टिक डेंस टिश्यू आते हैं, तो इसमें भी इलास्टिक फाइबर है वो हमारा पैरेलली एक दूसरे के साथ अटैच होती है और ये इलास्टिसिटी देती है। अब देखो ये ठोस था, यहाँ थोड़ा सा गैप है, इसकी वजह से क्या है, ये जो खिंचना बिचना होगा ना इसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं कार्टिलेज के बारे में। तो देखो कार्टिलेज एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती है ना, हड्डियाँ, तो हड्डियों में, सॉरी ये गलत बन गई, तो ये जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, इन हड्डियों में जो एंड का ये पार्ट होता है ना, यहाँ पे हमारे ये कार्टिलेज पाया जाता है और ये जो हड्डियों के एंड में पाया जाता है और हड्डियों को बनाने में बहुत हेल्प करता है। सेकेंडली क्या है, हड्डियों को भाई प्रोटेक्शन भी ये प्रोवाइड करता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है और फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या है कि ये मूवमेंट वगैरह में हमारी हेल्प करता है। अब ये केवल एक तरह के सेल को कंटेन करता है जिनका नाम क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट होता है। अब ये वो फाइबर को प्रोड्यूस करता है जो एक तो टफ होंगे, दूसरा रबरी जैसे होता है, यानी कि यहाँ पे एक तरह आप लोगों ने वो रबड़ देखी होगी किसी किसी सब्सटेंस के ऊपर लगी होती है जो ठोस भी होती है, प्रोटेक्शन भी दे रही है और बाकी काम भी कर रहा है। तो यही बेसिकली हमारा एक रबरी सब्सटेंस होता है जो कार्टिलेज की तरह काम करेगा। किसी भी जो हमारी हड्डी होती है, बोन होती है, उसके इस वाले पार्ट पर ये लगे मिल जाएंगे हमारे बोन्स पर, जो मजबूती भी देता है, थोड़ा रबड़ भी होता है, जिससे हमारा फ्रिक्शन, मान लो कोई दूसरी हड्डी है तो फ्रिक्शन भी ना आए, मूवमेंट भी कर पाए और अच्छे से मजबूत भी रहे, यानी कि एक तरह से बहुत अच्छा काम कार्टिलेज यहाँ पे कर रहा है। अब ये हमारे क्या करते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं या बोन्स होते हैं, उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा और हमारी बोन के एंड में प्रेजेंट होगा, जो हमारी बोन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो हमारा ये कार्टिलेज हो गया। अब यहाँ हम बात करें बोन के बारे में, तो ये हमारे एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि देखो आपकी बॉडी में कितनी सारी हड्डियाँ होती है, 206, कोई बड़ी छोटी हर तरह की होती हैं। तो जितनी भी हमारी हड्डियाँ हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं, यानी कि एक्चुअल में कनेक्टिव टिश्यू हमारा हड्डियाँ होता है, इसीलिए तो बोलते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसको हम यहाँ पे ओसीएस टिश्यू नाम से भी जानते हैं। एक हमारा ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें हाई कंसंट्रेशन में साल्ट जैसे कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। अब ये हमारा बेसिकली आर्म्स हो गए, लेग हो गया, रिब्स हो गया, यानी कि हमारे हाथ पैर हर कहीं पाया जाता है। अब इसके अंदर कोलेजन फाइबर पाया जाता है जो बेसिकली हमारे पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क की तरह काम कर रहा है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। यानी कि जैसे हमारी रिब केज हो गई तो इनके अंदर हमारे लंग्स हैं, हार्ट्स है, तो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर हम बात करें ब्लड के बारे में, तो ब्लड भी एक हमारा कनेक्टेड टिश्यू होता है जो बहुत ही ज़्यादा बोन मैरो, मतलब बोन मैरो के अंदर बनता है और इसमें लगभग 55% हमारा प्लाज्मा प्रेजेंट है और 45% हमारे सेल्स पाए जाते हैं। सेल्स कौन कौन से, जैसे हमारा आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गए। अब ये हमारे जो डिफरेंट टिश्यू होते हैं इनको कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। बाकी जो मेन रोल हमारा ब्लड का होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का। बाकी जो इसका मेन काम क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी में, देखो ब्लड पूरी बॉडी में मतलब फ्लो करता है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे गैस हो गए, जैसे ऑक्सीजन वगैरह, न्यूट्रिएंट हो गए, ड्रग्स हो गए, वो सारा हमारा ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो डब्ल्यूबीसी हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, ये हमारे क्या करते हैं, एज अ डिफेंस की तरह काम करेंगे, यानी कि हमको प्रिवेंट करते हैं। हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम हो गया तो हमारी बॉडी में बचाने का काम करता है। तो आप समझ रहे हो कि कनेक्टिव टिश्यू कितना इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी की हड्डियाँ, हमारी बॉडी का ब्लड, हमारी बॉडी की स्किन, स्किन के अंदर के बॉडी, ये सारा कुछ हमारा ऑलमोस्ट क्या है, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। स्किन एपिथेलियल टिश्यू होती है, लेकिन जो स्किन को कनेक्ट कर रहा है वो कनेक्टिव हमारा हो जाता है। फिर हम बात करें टोटल ओवरऑल अगर फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो ये हमारे जो डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं बॉडी के, उनको कनेक्ट करने का काम करेगा। हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी बोन्स बनी होती हैं। इसके बाद हमारे जो टिश्यू, ऑर्गन, स्ट्रक्चर हो गए, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो हमारा ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। हमारे ऑक्सीजन हो गए, न्यूट्रिएंट वगैरह हो गए, डिफेंस सिस्टम की तरह काम करेगा। इसके बाद हमारे जो क्लॉटिंग होती है, यानी कि अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो उसको भी प्रिवेंट करेगा हमारा ब्लड, यानी कि ब्लड खुद के ब्लड को बहने से रोकता है। इसी तरह बोलते हैं भाई आप भी अपने आप को खुद ही कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद बात करें तो इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारा वेस्ट वगैरह होता है उसको भी ये रिमूव करने में हेल्प करेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्लड के थ्रू, लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। फिर हमारा यूरिया जो ब्लड से छन के हमारे किडनी में जाके हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये था हमारा सारा इसके बारे में। बाकी अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक होम्योस्टेसिस के बारे में। अब देखो होम्योस्टेसिस क्या होता है, तो इसके लिए सिंपल फंडा ये समझो कि जैसे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, आपको पता होगा कि हमारी बॉडी को बॉडी में ये ताकत है कि वो अपने आप को ना कांस्टेंट करके रखती है। नहीं समझे? चलो कोई नहीं, इसको हम ऐसे समझते हैं। मान लो ये आपकी ह्यूमन बॉडी है और आप लोग घर के अंदर मस्त एसी जला के बैठे हुए थे। अभी मान लो गर्मियों का टाइम था, आप एसी जला के बैठे हुए थे। अब क्या होगा, जैसे ही आप घर से बाहर निकलोगे, आपने अपनी दहलीज कर्म करी, दहलीज को पार किया, आप जैसे ही बाहर निकलोगे, बाहर भयंकर वाली धूप है और इस धूप से क्या होगा, आपको एकदम ना बहुत ही भयंकर वाली गर्मी लगेगी। ऐसा लगेगा भाई जल गए जल गए जल गए, सांस ही नहीं आएगी एकदम। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी आपकी बॉडी ने क्या किया था, जो आप एसी के अंदर बैठे थे कमरे में, तो वो वाला इन्वायरमेंट हमारी बॉडी ने अडप्ट कर रखा था, तो आपको एसी में नॉर्मल लग रहा था। जैसे ही आप एकदम बाहर निकलोगे, आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी, गर्मी लगेगी
और बहुत ज़्यादा ना अनकंफर्टेबल फील होगा। तो लेकिन क्या होगा, थोड़ी देर बाद यानी कि 2 मिनट 5 मिनट बाद क्या होगा कि आपकी बॉडी, अब बॉडी को पता चल गया कि आप एसी से बाहर आ चुके हो, आप धूप वाली जगह आ चुके हो, और आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा थोड़ा बॉडी नॉर्मलाइज करना शुरू कर देगी। और थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि 5 मिनट बाद, लगभग 10 मिनट बाद आपको ये धूप नॉर्मल लगेगी। देखो गर्मी तो लगेगी लेकिन आपको नॉर्मल लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि भाई जल गए, मर गए, गल गए, कट गए, ऐसा नहीं लगेगा, आपको नॉर्मलाइज यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी बॉडी ने क्या किया कि बॉडी ने अपने आप को मेंटेन किया। जैसे आप बोलते हो ना कि भाई कंडीशनों के हिसाब से अपने आप को ढाल लो, तो वही यहाँ पे हमारी बॉडी करती है। और इसी वाले प्रोसेस को हम यहाँ पे होम्योस्टैटिस बोलते हैं। यानी कि सिंपली हम बोले तो होम्योस्टैटिस क्या है, ये हमारा 2 ग्रीक वर्ड से डिफाइन किया गया है, जिसमें क्या होता है, पहला वर्ड हमारा होता है होम्यो, इसका मतलब होता है कॉन्स्टेंट, या हम बोल देते हैं सेम, और स्टैटिस का मतलब यहाँ पे होता है स्टेट। यानी कि सिंपली यहाँ देखा गया कि हमारी बॉडी क्या करती है, अपनी एक कॉन्स्टेंट अवस्था लेके आ जाती है, और उसमें क्या करती है कि हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को बॉडी के जो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग ढाल लेती है या कांस्टेंट रखती है। जैसे यहाँ पे दिक्कत हुई, एसी में गए, एसी के अकॉर्डिंग फिट हो गए, जैसे ही हम बाहर आए, हमें धूप लगी, गर्मी लगी बहुत है, लेकिन बॉडी ने 2 से 5 मिनट के अंदर अपने आप को ढाल लिया, और यहाँ पे जो कांस्टेंट था इक्विलिब्रियम वो मेंटेन कर लिया, जिससे हमें धूप में अच्छा लग रहा है। अब हम जब एसी में जाएंगे तो एकदम बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी, लेकिन जैसे ही हम यहाँ घुस जाएंगे थोड़ी देर बाद यहाँ पे भी इसके अकॉर्डिंग नॉर्मल हो जाएगा, और हमें एसी में भी नॉर्मल लगने लगेगा। तो यही होता है एक्चुअल में हमारा होम्योस्टैटिस। तो इसको ऐसी तरह डिफाइन कर सकते हो, इट इज अ कंडीशन व्हेन अवर इंटरनल एनवायरनमेंट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इसमें बॉडी का हमारा सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है, यानी कि बॉडी अपने आप को खुद से रेगुलेट कर रही है कि उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट रहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद इसका जो मैकेनिज्म हमारा, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है ना, पूरी की पूरी बॉडी हम मान लेते हैं, तो वो आपस में यानी कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती रहती है कि कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, और उसके बाद चलता है। तो इसके लिए बेसिकली 3 आपको यहाँ मतलब 3 स्टेप में मैकेनिज्म, कंपोनेंट में मैकेनिज्म होगा। बाकी जो पूरा होम्योस्टैटिस है इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। इसका मतलब क्या होता है, न्यूरो से हमारा आता है नर्वस सिस्टम, और एंडोक्राइन से हमारा आता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो हमारा हार्मोन वाला सिस्टम है और जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो मिलकर काम करते हैं। अब जैसे आपको पता होगा, अगर हमारी बॉडी में कोई कमी होती है तो हमारे हार्मोन वगैरह, मतलब ग्रोथ हार्मोन हो गए या कुछ हार्मोन हो गए, वो रिलीज करते रहते हैं। अब जैसे ग्लूकोज ज़्यादा आ गया तो इंसुलिन रिलीज होगा जो ग्लूकोज का अपटेक करता है, और इन सबको कंट्रोल कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम। इसीलिए इसको न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम नाम से पूरा जानते हैं। तो बेसिकली 3 कंपोनेंट हमारे इसके होंगे। पहला हमारा आता है रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या होता है, अब देखो रिसेप्टर का एक्चुअल में काम क्या होगा कि ये डिटेक्ट करता है कि हमारी बॉडी में कुछ चेंज आया है या नहीं आया है। अब जैसे हम जब अंदर थे यहाँ पे एसी में, तो हमारी जो स्किन थी ना, वही तो एक्चुअल में एज अ रिसेप्टर की तरह काम कर रही थी, जो टेम्परेचर को सेंस कर रही थी कि भाई टेम्परेचर अभी कम है। लेकिन जब बॉडी बाहर आ गई, धूप थी खतरनाक, तो वहाँ पे टेम्परेचर मान लो एसी में हमारा 25 हमने कर रखा था, एसी तो इतना टेम्परेचर था। बाहर हम गए तो भाई धूप कड़क गई है, तो 40 डिग्री हो गया, जब 45 हो गया, तो इसको सेंस किसने किया, हमारी बॉडी की स्किन ने, और वहाँ पे टेम्परेचर सेंस किया, तो वो एज अ रिसेप्टर की तरह काम करता है। और जब ये टेम्परेचर हमारा सेंस हुआ कि भाई बाहर का ज़्यादा है और हमारी बॉडी का कम है उस टाइम पे, तो हमारी बॉडी क्या करती है, देन हमारा जाता है ये कंट्रोल सेंटर की तरफ। तो ये हमारा बेसिकली नर्वस सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे ये रिसेप्टर क्या करेगा, स्टिमुलाई को लेके जाएगा कि भाई बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बॉडी का बहुत कम है, तो भाई बॉडी में बीमार हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। देन यहाँ पे हमारा आता है इफेक्टर, या फिर हम इसको बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। तो ये क्या करता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होने होते हैं उसको चेंज कराता है, और इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी फिर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कांस्टेंट हो जाए और उसको कोई गड़बड़ ना हो। तो ये पूरा फंडा हमारा होम्योस्टैटिस कंट्रोल मैकेनिज्म पे काम करता है। और बेसिकली 3 टाइप के आप यहाँ समझिएगा कि ये कंपोनेंट हैं जो हमारे इस पूरे को करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब ये बेसिकली हमारे 2 टाइप के फीडबैक सिस्टम होते हैं जो इसको मेंटेन करते हैं। तो फीडबैक सिस्टम एक्चुअल में क्या होते हैं, अब देखो यहाँ पर जब गड़बड़ हुई तो फीडबैक सिस्टम का मतलब आप लोगों ने वैसे देखा होगा कि आप भाई फीडबैक दो, आप लोग हमें फीडबैक दो कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो फीडबैक का मतलब होता है कि एक मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है बाहर से, क्या कैसे है। तो यहाँ पर था कि जब हमारी बॉडी ने कुछ गड़बड़ दिखाया, कुछ वो हुआ, तो हमारी बॉडी के जो फीडबैक सिस्टम है वो हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को वापस लेके आते हैं कि वो कॉन्स्टेंट कर सकें बाहर के एनवायरनमेंट से। तो यहाँ बेसिकली 2 टाइप के हमारे फीडबैक सिस्टम है। पहला हमारा होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, दूसरा हमारा होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो पॉजिटिव बेसिकली क्या होता है कि ये इंक्रीज करने का काम करता है। तो यहाँ सिंपल है कि जब मान लो हमारी बॉडी में कोई भी मतलब मान लो एनीथिंग जो डिक्रीज हो जाता है, मान लो अगर कुछ हमारी बॉडी में डिक्रीज हो गया, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी का पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम काम करता है, जो हमारी बॉडी की उस कंडीशन को इंक्रीज करके उसको नॉर्मलाइज करता है। तो अगर बॉडी में कुछ डिक्रीज हो जाता है तो उस टाइम पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम आएगा और वो हमारे इसको क्या करेगा, इंक्रीज करके हमारी बॉडी को नॉर्मलाइज करेगा।
अब इसका एग्जांपल नॉर्मली जैसे जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है आपको बताएं, तो उस टाइम क्या होता है ना कि भाई कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो यूट्रस होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है, जिससे जो बच्चा है वो ईजिली बाहर आ सके। तो उसके लिए क्या होता है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह ज़्यादा वो होती है। उस टाइम क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो यूट्रस है उसकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है और उसमें से जो बेबी है वो ईजिली पुश होकर बाहर आ पाता है। तो इसको हेल्प किसने किया? हमारे बॉडी के पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ने। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारी बॉडी में कुछ बढ़ जाता है, यानी कि नॉर्मलाइज अगर कुछ भी बढ़ जाता है, उस टाइम पे हमारी बॉडी का जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है वो काम करेगा और हमारी बॉडी में वो डाउन करता है। जैसे मान लो अगर कुछ बढ़ गया हमारा, तो जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है वो क्या करेगा? उसको डिक्रीज करके हमारी बॉडी को नॉर्मलाइज करेगा। इसका एग्जाम्पल आप लोग फीवर को देख सकते हो। जैसे जब फीवर आता है तो एक्चुअल में फीवर में होता क्या है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर ही तो बढ़ जाता है। हम लोग चेक करते हैं 104 हो गया, 100 डिग्री हो गया, 102 हो गया, तो वो जो टेम्परेचर है वो बेसिकली हमारी स्किन गर्म हो जाती है। लोग माथे पे हाथ रखते हैं, हाथ पकड़ के देखते हैं तो स्किन हमारी गर्म हो जाती है। तो स्किन एज अ रिसेप्टर की तरह काम करेगी और स्किन सेंस करती है कि भाई हमारी बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा है। देन वो हमारा हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, हमारे नर्वस सिस्टम है, वहाँ पे हमारा एक होता है टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर, TRC। वो क्या करेगा? वो स्टिमुलेट होकर हमारी बॉडी के जो स्वेट ग्लैंड होते हैं, यानी कि जो पसीना वगैरह लेके आते हैं, उन स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है। और इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में पसीना, स्वेटिंग आना शुरू हो जाती है। और अगर हमारी स्किन पे स्वेटिंग आएगी तो भाई स्वेटिंग में पानी आता है, तो पानी क्या करता है? बेसिकली ठंडा करता है। तो ये हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है और हमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो ये बाहर से, ऐसा नहीं है कि हम इससे करें, बाहर से पानी भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कम काम करता है। जब बॉडी के अंदर का आता है ना, वो पूरे स्किन को अंदर से पूरा ठंडा करते हुए जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, अगर कभी फीवर आता है ना तो एक पैरासीटामोल खा के और आप लोग लेट जाओ, ओढ़ कर लेट जाओ पूरे अपने आप को कवर करके, अगर आपको पसीना आ गया तो भाई आपका बुखार उतर जाता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हल्का हल्का लगता है। तो पसीना आना हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी अब इसके बाद हमारे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे बनता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, तो वैसे इनके बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा समझ लो कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पूरे सेल का पावर हाउस होता है जो एटीपी को जनरेट करता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये भी बता दिया। बाहर के आउटर मेम्ब्रेन हो गई, बीच वाले को इंटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाले का ये होती है, इसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये स्पेस है तो इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारे इसको क्रिस्ट बोलते हैं, जो इस तरह के मोड होते हैं। इसके अंदर DNA होता है, ये हमारे राइबोसोम हो गए, और इसके पूरे को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये हमारा होता है, ये अंदर के पार्ट है जो ये थे F0 पार्टिकल, इसमें ये हमारा हेड हो गया, ये टेल हो गया। तो ये पूरा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अब ये बेसिकली दो मेम्ब्रेन इनर आउटर से बना होता है, जनरेट एनर्जी करता है। इसके बाद हमारा प्रोलिफरेशन में, मतलब जो सेल सिग्नलिंग होता है ना, एक सेल दूसरे से कॉन्टैक्ट करेगा, ये मान लो इनके बीच कॉन्टैक्ट होना, तो इसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी हेल्प करता है। अब इसके बाद दो मेन पार्ट हैं, एक होता है इनर मेम्ब्रेन, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। इनर क्या है कि ये हमारे बेसिकली जो एंजाइम होते हैं या प्रोटीन होते हैं ना, इनको इन्वॉल्व करेगा, जो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो बनती है। बाकी ये भी मेनली हमारा जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है उनसे बेसिकली बनते हैं, जो हमारे ये क्रिस्ट वगैरह देख रहे होंगे, ये सब बनता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें आउटर मेम्ब्रेन, तो इनर का बेसिकली ये पूरा का जो काम है ना वो एनर्जी प्रोडक्शन में होता है। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है ये भी हमारी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से बना होता है और ये पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को कवर करके रखता है। तो ये बेसिकली इसका काम हो गया। अब मेन फंक्शन क्या होते हैं, तो ये हमारे ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट कराता है, या ग्लूकोज की मदद से एटीपी हमारी बॉडी में बनाता है। इसके बाद जो हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल है वो हमारी इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, जिसमें हमें एटीपी, NADH, FADH मिलते हैं। इसके बाद हमारे होम्योस्टेटिस को भी मेंटेन कराता है ये। इसके बाद जो कैल्शियम हो गए या बाकी आयंस हो गए, जो वो भी हमारे इसी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, और हाई एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा ये हमारी हेल्प करता है। तो सिंपल सा फंडा है कि एनर्जी के लिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया काम आता है, इसीलिए हमारा पावर हाउस ऑफ सेल होता है। फिर हम बात करें न्यूक्लियस के बारे में, तो ये हमारा बेसिकली स्फेरिकल या फिर ओवल शेप का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे सेल के अंदर का लार्जेस्ट पार्ट है, जिसमें डबल मेम्ब्रेन हमारी प्रेजेंट होती है। और ये क्या करता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा के मतलब बिल्कुल सेप, जैसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है तो उसमें ये डबल मेम्ब्रेन होगी हमारी, और पूरा स्ट्रक्चर हो गया अच्छे से। और जो हमारा पूरा बड़ा सेल होता है, तो सेल और इस न्यूक्लियस के बीच के पार्ट को साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। तो ये हमारे पूरे सेल को उसको सेपरेट भी करता है। अब इसके बाद ये हमारा पूरा स्पेरिकल शेप का है कि न्यूक्लियोलस इसके अंदर मतलब पाया जाता है, जो ये अंदर आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियस पाया जाता है इसके अंदर। तो जैसे हमारा ये पूरा न्यूक्लियस हो गया बड़ा वाला, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर का ये हमारा होता है न्यूक्लियस, ये पूरा हमारा होता है क्रोमेटिन, जो एक जेनेटिक मटेरियल है। बीच के पार्ट को हम न्यूक्लियोप्लास्ट, जैसे सेल्स के अंदर को साइक्लोप्लाज्मा बोलते हैं, वैसे इसको न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलते हैं। ये पूरा न्यूक्लियर का एनवलप है, और ये बीच के होते हैं पोर, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन इधर से अंदर बाहर होती रहती है। तो ये पूरा हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया, ये आपको बना के आने ही आने पड़ेंगे। उसके बाद इसको हम एज अ कंट्रोल सेंटर की तरह जानते हैं। अब ये जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, DNA RNA, और यही आगे जाके, क्योंकि भाई मेन
मेन पूरे सेल का डीएनए आरएनए होता है। हमने अभी भी देखा कि अगर ये न्यूक्लियस हमारा अगर डिवाइड हो जाता है तो सेल ऑटोमेटिक ही पूरा हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे रिप्रोडक्शन हो गया सेल का, या जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो गया पेरेंट से डॉटर सेल, वो सारा का सारा जिम्मा हमारे इसी न्यूक्लियस के पास होता है, इसलिए ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके कुछ फंक्शन देखे जाएं तो इट कंटेन मोस्ट ऑफ द सेल्स जेनेटिक मटेरियल। जो सेल का जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे इसी न्यूक्लियस के पास होता है। ये सेल की ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, ये जीन एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करेगा जो हमारे डीएनए को बनाएगा, आगे चल के हमारे आरएनए को बनाता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, जो जीनोम की स्टेबिलिटी हो गई, ये डीएनए मतलब डीएनए को रिपेयर करना है, डीएनए डैमेज से बचाना है, ये सारे काम भी हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही होंगे। इसके अलावा जो हमारे सिग्नल वगैरह हैं सेलुलर प्रोसेस करने के लिए, वो भी हमारे न्यूक्लियस ही रिसेप्ट करेगा। यानी कि एक तरह से मान लो जैसे हमारी पूरी बॉडी का सीएनएस होता है ना, पूरा कंट्रोल सेंटर, उसी तरह हमारे पूरे सेल का न्यूक्लियस होता है कंट्रोल सेंटर, जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है और सारा का सारा फंडा क्लियर आउट करता है। तो आई होप आपको यूनिट 1 का ऑलमोस्ट सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो देखो इंपॉर्टेंट के बेस पे देखा जाए तो हमने लगभग सारा कुछ कवर कर लिया है। अब इसके अलावा कई बार क्या होता है, जैसे जो हमारे टिश्यू हो गए तो उसमें एपिथेलियल वाला कई बार आ जाता है, नर्वस वाला आ जाता है। तो इनको देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये इन्फो, आप थोड़ा लॉन्ग वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। तो एक ये फंडा हो गया हमारा। इसके बाद हमारे शॉर्ट में जैसे सेल जंक्शन हो गया, हमारा सेल कम्युनिकेशन हो गया, सिग्नलिंग, तो ये वैसे बहुत कम आता है, लेकिन कई बार आ जाता है शॉर्ट में 2 नंबर 5 नंबर में, और अगर आ भी जाता है तो छोड़ सकते हो भाई, थोड़ा बहुत ऑप्शन भी आता है, ठीक है। तो इनको आप लॉन्ग वीडियो में देख लेना, बाकी 2 मार्क्स वाली वीडियो मिस मत करना, उसमें भी हम आपको बता देंगे। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो अब मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं थैंक यू, टेक केयर। इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों शेयर करो। जय हिंद दोस्तों, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।